अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से और जिस तरह से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और कहीं वक्फे वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला पूरे ही पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करें तो उसके समेत मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है और पंजाब में अगर हम लाहौर की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम काफ़ी खुशगवार और बेहतर हो चुका है। न्यू की स्क्रीन पर आप मनाजिर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रात से शुरू होने वाली जो बारिश है वो वक्फे वक्फे से जारी है। पंजाब के बेशतर इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं आहिस्ता बारिश हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश के बाइस ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं और मौसम खुशगवार हो गया है, जिसके बाद गर्मी का जोर टूट गया है। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी रात गए तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है। झेलम की तहसील दीना समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ भी बारिश हुई है। जलालपुर भटिया में भी बारिश के बाइस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है और लेकिन बारिश के साथ ही गेपको डिवीज़न के जो तमाम फीडर्स हैं वो भी ट्रिप कर गए थे और कई घंटे तक शहरी बिजली से भी महरूम रहे हैं। यही सूरत हाल हमने मियाँ वाली में भी देखी है। जैसे ही वहाँ पर बारिश शुरू हुई है तो बिजली की आंख मचोली भी शुरू हो गई है। सियालकोट शहर और उसके गिरदो नवा जबकि हाफिजाबाद में भी तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश हुई है और महकमा मौसमियात की तरफ से आज से मुल्क भर में बारिश की पेशगोई पहले ही की गई थी, जो 3 से 4 रोज़ तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की सर्विस 10 मुहर्रमुल हराम को दिन भर जुज़वी बंदिश के बाद अब दोबारा बहाल कर दी गई है। इंटरनेट की निगरानी करने वाले नेट ब्लॉक्स ने कहा है कि 10 मुहर्रम हराम के मौके पर मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की सर्विसेज के इस्तेमाल में रुकावट देखी गई। नेट ब्लॉक्स का कहना है कि हुक्काम इस मौके पर आमतौर पर मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को महदूद कर दिया जाता है। सारिफीन समेत मुतादिद ज़राए से स्टेटस रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके इंटरनेट बंदिश का पता लगाने वाले इदारे डाउन डिटेक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि सारिफीन की रिपोर्ट्स फेसबुक तक रसाई में दुश्वारियों की निशानदही करती रही हैं। ताहम रात 8 बजे के बाद से फेसबुक की सर्विसेज मुल्क भर में बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत ने पहले ही मुहर्रम के 4 दिनों के दौरान सूबाई दारुल हुकूमत और बाज़ दीगर हसास अजला में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने का फैसला किया था। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने भी वजारत दाखिला से 6 से 11 मुहर्रम तक इंटरनेट पर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद करने की दरख्वास्त की थी ताकि फ़िरका वाराना तशद्दुद से बचने के लिए नफरत अंगेज़ मवाद और गलत मालूमात के फैलाव को भी कंट्रोल किया जा सके। वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया के 6 प्लेटफॉर्म्स को 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला मौखर कर दिया था। वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि सूबाई हुकूमतों की जानिब से इंटरनेट बंद करने की दरख्वास्तों पर कोई फैसला नहीं किया गया और इस हवाले से जो हतमी फैसला है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर दाखिला ने कहा था कि चूँकि इंटरनेट मोबाइल सर्विस की मुअत्तली से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए ज़मीनी हक़ाइक़ और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ही फैसले किए जाएंगे। इस हवाले से आगे चलकर मज़ीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान हेपेटाइटिस बी और सी के फैलाव में चीन के बाद दूसरे नंबर पर। रवां माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह कम होगी। क्या बालों का गिरना रोका जा सकता है? हेयर ट्रांसप्लांट कब करवाना जरूरी? और आपकी मुलाकात करवाएंगे दानिश स्कूल के टॉप पोजीशन होल्डर आयान काशिफ से। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। नाज़रीन, काला यरकान यानी हेपेटाइटिस सी एक मोज़ी और ख़तरनाक मर्ज है और पाकिस्तान में इस वक्त हेपेटाइटिस बी और सी के फैलाव में हम देख रहे हैं कि चीन के बाद हम दूसरे नंबर पर मौजूद हैं और आलमी इदारा सेहत के रहनुमा उसूलों के मुताबिक 2030 से पहले हेपेटाइटिस बी और सी का खात्मा भी ज़रूरी है। माहिरीन सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला हैं। हेपेटाइटिस सी जिगर की ऐसी सोजिश है जो वायरस से पैदा होती है। सेहत के उसूलों से लाइल्मी है, गंदगी है, आलूदा पानी है, बाहर का खुला खाना भी है जो कि हमारे यहाँ आम खाया जाता है, हजामों का एक ही उस्तरे या रेजर का सब पर इस्तेमाल, दंदान साजों का स्टेरलाइज्ड आलात इस्तेमाल ना करना और एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल ज़्यादातर इस मर्ज के फैलाव का बायस बनता है। इस मर्ज की कोई खास अलामत नहीं होती, चुनाचे जो खून का टेस्ट है वो करवाना ज़रूरी होता है। ये मर्ज खामोशी से जिगर को नुकसान पहुँचाता है। पेचीदा सूरत इख्तियार करने पर जिगर का सरतान भी हो सकता है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हम देख रहे हैं और इसका इलाज भी बहुत ज़्यादा महंगा है। पाकिस्तान में जिगर की पेवंदकारी के एक केस में 40 लाख रुपए से भी ज़्यादा की लागत आती है, जो कि बहुत महंगा तरीका इलाज है। पाकिस्तान में हंगामी बुनियादों पर इस पर काम करने की भी ज़रूरत है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमने दावत दी है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर अस्रारुल
वक्तूर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कुछ वजूहात तो हमने भी शेयर की हैं, अगर कुछ मिस हो गई हैं तो वो भी आप बताइएगा कि क्या वजूहात हैं। और काला यरकान के मरीज़ हम देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल है, अगर 1.5 करोड़ सिर्फ पाकिस्तान में ही है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपने इस मौजू को लिया, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आगाही और आगाही इससे बचाव ही बेहतर स्ट्रेटजी है। हेपेटाइटिस बी और सी, जिसे कलेक्टिवली काला यरकान कहा जाता है, लेकिन अलहदा से ये दो बीमारियां हैं जो दो मुख्तलिफ वायरसेस की वजह से होती हैं। हेपेटाइटिस बी की शरह तकरीबन 2.5% और तकरीबन हेपेटाइटिस सी जो है 7 से 8% पॉपुलेशन को मुतासिर कर सकते हैं। आसान ज़बान में हर 10 में से एक बंदा या 100 में से 10 बंदे यहाँ हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार हमारे मुल्क में हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो नाज़रीन साहब, ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वजह हुई कि हमारे लोग इतने ज़्यादा इससे मुतासिर हो गए। तो उसमें जो वजूहत आपने जिक्र की, उसको आसानी के लिए डिवाइड किया जाए तो 3 हिस्से हैं जी। एक तो है कि माँ से बच्चे को लग सकता है, अगर अम्मा को है तो बच्चे को होने का, नौमौलूद को होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें है खुसूसन हेपेटाइटिस बी का नंबर ज़्यादा है। इसके बाद गैर मुताद जिनसी ताल्लुकात से ये फेल एक से दूसरे पार्टनर को जा सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी अगेन उसकी ज़्यादा नंबर्स हैं। तीसरा जो आपने कहा कि खून और खून आलूद औजारों के ज़रिए से फैलता है, चाहे वो किसी दंदान साज के हों, किसी सर्जन के हों, किसी डेंटिस्ट के हों, या ये बार्बर शॉप वहाँ पे है, या ब्यूटी पार्लर के। इसलिए हम एडवोकेट करते हैं कि कंघी, दांतों का ब्रश, टॉवल, रेज़र, नेल कटर और ज्वेलरी आइटम्स हर बंदे की अलहदा होनी चाहिए। तो इसलिए इन चीज़ों के शेयरिंग से बाज़ औक़ात टिप पे लगा हुआ छोटा सा कतरा खून का, जो बज़ाहिर नज़र भी शायद प्रॉपर नहीं आ रहा होता, उतना उसमें जरासीम होता है कि वो एक से दूसरे बंदे को वायरस ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा सबसे अहम चीज़ हमारा जो कल्चर है, इंजेक्शंस का कल्चर, हमारा जो ताकत के नाम पे ड्रिप्स लगवाने का कल्चर, गैर ज़रूरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का कल्चर, और पूरी तरह से तस्दीक के बगैर ब्लड लगाने का तसर, तो ये सारी वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे माशरे में हेपेटाइटिस बी और सी काफ़ी बड़ी हिस्से को मुतासिर करके। ठीक है, और किस स्टेज पर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन जाता है? देखिए, इब्तदाई स्टेज पे पहले 5 से 7 साल में आपने जिस तरह जिक्र किया, साइलेंट डिजीज़ है, किसी बहाने से चेक करने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत थी किसी को, तो किसी डोनर ने चेक किया, एम्प्लॉयमेंट सर्वे होता है तो जॉब के लिए लोग पहले ब्लड सर्वेस करते हैं, तो उसमें पता किया तो उसमें ब्लड में मौजूद पाया गया जरासीम। लेकिन इब्तदाई स्टेज पे अलामात नहीं होती और ना ही बहुत ज़्यादा आंखें पीली होना और इस तरह के मामलात होते हैं। जो गैर महसूस थोड़ी सी अलामात बनती हैं वो इतनी मामूली हैं कि उनको बंदा इग्नोर कर रहा होता है, जिसमें टांगों में दर्द, कमज़ोरी का एहसास, पट्ठों में खिंचाव, हल्की गैस की कैफियत, दाएं पसली के नीचे थोड़ा दर्द। तो ये वो चीज़ें हैं जो आम तौर पे बंदा महसूस कर रहा होता है और उसको इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन किसी बहाने से चेक करवाने से पता चलता है कि वायरस हेपेटाइटिस का मसला बना हुआ है। अगली स्टेज पे तकरीबन 10 से 12 साल के बाद अलामात में शिद्दत आती है, तो बाज़ सूरतों में आंखें पीली होना, बाज़ सूरतों में पेट में दर्द का ज़्यादा होना, पेट में दर्द के अलावा पेट में पानी का आना, जिगर का सिकुड़ना, तिली का फैलना, खून की उल्टी, काले पखाने, ये वो चीज़ें हैं जो 10 से 15 साल की बीमारी के बाद एक्सट्रीम जब हो जाते हैं, जब कॉम्प्लिकेशंस की स्टेज आती है तो उस पर। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि हेपेटाइटिस बी में सलाहियत है कि वो किसी भी स्टेज पे जिगर का कैंसर बना सकती है, और हेपेटाइटिस सी जिगर सिकुड़ने के बाद उस पर कैंसर बनने का एहतमाल ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसको अगर इब्तदाई स्टेज पे हैंडल ना किया जाए तो फिर पेचीदगियाँ, और पेचीदगियों के बाद फिर खुदा न खास्ता कैंसर की स्टेज जो एक बड़ी ख़तरनाक पेचीदगी है उसकी सूरत इख्तियार। और है ये काबिल इलाज? हर स्टेज पे अनवार साहब ये काबिल इलाज है। इसका इलाज देखिए 2 तरह से होता है। एक वो होता है कि जिसे हम बीमारी को जड़ से ख़त्म कर रहे होते हैं, जिसे क्योर कहते हैं, कि वायरस आया, वायरस की दवाई दी, ख़त्म हो गया जड़ से। दूसरी वो स्टेज होती है जिसमें हम एक रीजनेबल स्टेज तक उसके अलामात को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसके मसलों को हल कर रहे होते हैं, लेकिन वायरस बाज़ सूरतों में पूरी तरह से जिस्म से नहीं निकाल पा रहे होते, उसका भी इलाज में बड़ा अहम रोल है। तीसरे नंबर पर वो ये स्टेज है कि जब कॉम्प्लिकेशंस की स्टेज आ जाती है, चाहे वायरस जिस्म से निकल भी जाए, उन कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के लिए हमें इलाज की ज़रूरत होती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि जिस तरह आग बुझ भी जाए तो जो सामान जल जाए वो वापस नहीं आता, तो इसी तरह से जो वायरस ने एक ख़ास हद के बाद अगर 12 से 15 साल के बाद जिस्म से निकला है, उसकी बाद पेचीदगियों के लिए आपको सारी उम्र बाद सूरतों में दवाई खानी पड़ती है। तो काबिल इलाज है,
काबिले जिसको कहते हैं ना क्योरेबल और ट्रीटेबल का फ़र्क है ये। ठीक है कि आप ट्रीटेबल तो इसको आखिरी दम तक कह सकते। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्योर तो तब है जब हम कुछ एक स्पेसिफिक अरसे के बाद फिर अपनी स्क्रीनिंग भी करवाएं, तो कितने अरसे बाद हमें इस तरह के जितने भी मर्ज हैं, या स्पेसिफिकली तो अभी हम हेपेटाइटिस बी और सी की बात कर रहे हैं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद हमें कब टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए, इस तरह की कोई स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं है। पहली चीज़ ये है कि हर एडल्ट जो बंदा अफोर्ड करता है वो एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर हेपेटाइटिस बी और सी ज़रूर चेक करवाए। अगर बी नेगेटिव है तो उसकी फौरी तौर पे वैक्सीन लगवा ले, ताकि उसको होने का ख़तरा प्रैक्टिकली ना होने के बराबर रह जाता है। 95% सक्सेस है उसकी। सी की अनफॉर्चुनेटली कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। उसके लिए वाहिद एहतियात यही है कि उसकी प्रिवेंशन की जाए। प्रिवेंशन वही है कि गैर ज़रूरी इंजेक्शन से बचा जाए, गैर ज़रूरी ड्रिप से बचा जाए, और कहीं इंस्ट्रूमेंटेशन होनी हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर में हो, डेंटिस्ट के पास हो, सर्जन के पास हो, एंडोस्कोपी हो, उसमें इंश्योर किया जाए कि ऐसी फैसिलिटी में जाए जहाँ पे स्टरलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स ठीक हैं, अब आगाही भी है और स्टैंडर्ड भी ठीक है, और उससे गैर ज़रूरी इंजेक्शन और ड्रिप्स के कल्चर को डिस्करेज करने की ज़रूरत है। जो है तरीके इलाज का वो ये है कि हम सबसे पहले टोटके आजमाते हैं, फिर नीम हकीम के पास जाते हैं, फिर तावीज़ात पर आते हैं, और जब सब कुछ फेलियर की तरफ चला जाता है फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जी, इसमें यह है कि ये गोल्डन टाइम है पहले 5 से 6 साल का, ये क्योरेबल स्टेज है बीमारी की। इसमें कोई अलामात भी नहीं आनी। ठीक है। और इस दौरान अगर कोई हकीम साहब कोई दवाई दे रहे हैं या कोई और तरीका इलाज समझा वगैरह, कोई अलामात तो मरीज मेरी बीमारी है, नेक्स्ट यही है, इस स्टेज पे बीमारी ने कुछ ज्यादा अलामात करनी, ठीक है, को नुकसान भी नहीं चाहना, लेकिन यही गोल्डन टाइम है जब ये इसने जड़ से खत्म होना है। अगर इसको प्रॉपर इलाज किया जाएगा तो बड़ी आसानी के साथ ये हमेशा के लिए जिस्म से निकल जाएगा। इसलिए हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, और इस तरह के इलाज से बाज़ औक़ात इतना डिले हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉम्प्लिकेशन ठीक हो गया। अच्छा, एक्सट्रीम इसकी अब बात कर लेते हैं, जैसे जिगर की पेवंदकारी के हवाले से फिर वो एक स्टेज वो भी आ जाती है। पाकिस्तान में भी पहले तो नहीं होती थी, लेकिन अब शुरू कर दी गई है PKLI में, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। तो कैसी फैसिलिटीज़ हैं अब इन पाकिस्तान, जिन लोगों के नॉलेज में नहीं है? देखिए, पाकिस्तान में जिगर की पेवंदकारी जिसका आपने जिक्र किया, काफ़ी अर्से से पाकिस्तान में हो रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। लाहौर में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में PKLI जिस तरह आपने जिक्र किया, और सिंध में भी कुछ इदारे हैं जो सरकारी सतह पे भी कर रहे हैं, प्राइवेटली भी। ठीक है। तो ये एक ऐसा फेल है जिसपे काफ़ी अखराजात के अलावा एक हमें डोनर की ज़रूरत होती है, जो एक हिस्सा अपने जिगर का, सेहतमंद जिगर का अतिया करता है मरीज़ को, और उसमें तकरीबन 40 से 50 लाख के करीब आजकल के वक्त में उस पर अखराजात हैं, जो कि इंतहाई महंगा इलाज है और हर किसी की दस्तरस में नहीं है। तो इसमें यही है कि अर्ली स्टेज पे अगर इसको पकड़ा जाएगा तो उसका इलाज होगा, और इस तरह की इलाज जो महंगा इलाज है, जो बात भी है जिसमें जी, और उसमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो जिस तरह से हम इलाज की बात करें, ऑब्वियसली हर कोई तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, प्राइवेटली तो ऑब्वियसली महंगा होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में कोई लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है या वहाँ पर भी फुल चार्ज किया जा रहा है? देखिए, उसमें हर तरह के लोग कैटर हो रहे हैं। PKLI जिस तरह इदारा है पंजाब की हद तक, उसमें यह है कि जिस तरह की उसकी सपोर्ट हो कि पार्शियली सपोर्ट कर सकता है तो पार्शियली सपोर्ट उससे पेशेंट से लेके बाकी गवर्नमेंट उसको पूरा करती है, और टोटली फ्री भी वहाँ पे फैसिलिटी है लोगों के। ठीक है। तो जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, इस सिलसिले में क्या उनसे भी कोई ताउन हासिल किया जा सकता है, क्योंकि नंबर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट जो है उसमें इब्तदाई स्टेज पे इंडिया में बहुत ज़्यादा हमारे पेशेंट्स के जी, फिर इस रीजन में सिंगापुर है जहाँ पे बहुत अच्छी लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी हो रही थी। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सोसाइटी के लेवल पे हमने, इवन इंडियन के बहुत सारे ट्रांसप्लांट सर्जन्स मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में आके उन्होंने हमारे लोगों को ट्रेन भी किया, और मुख्तलिफ गैर मुल्की, हर ख़ास तौर पे अमेरिकन, वो ख़ास तौर पे वो यूरोपियन मुल्क जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं और सर्जन्स हैं, और उन सब ने पाकिस्तान में आके इन सब को बहुत ज़्यादा मुआवनत दी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सब लोग सेल्फ सफिशेंट, एक से ज़्यादा इदारे जो हैं
वो बड़ी महारत के साथ लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, PKRA के सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर, उन्होंने तजवीज़ दी थी कि सारी आबादी की स्क्रीनिंग की जाए। ये आपको लगता है कि मुमकिन है या गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए? जिस तरह से अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, पोलियो के ड्रॉप्स के हवाले से एक बहुत बड़ी मुहिम पूरे मुल्क में ही की जाती है, तमाम शहरों में, तमाम अजला में की जाती है। ये पॉसिबल है? और गवर्नमेंट सेक्टर में हेपेटाइटिस बी और सी का किसी ने भी टेस्ट करवाना हो वॉक इन, तो क्या चार्जेस हैं वहाँ पर? देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो फ्री है हेपेटाइटिस बी और सी, क्योंकि हेपेटाइटिस क्लिनिक इस्टेब्लिश हैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में भी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में भी, तो वहाँ तो टोटल फ्री टेस्टिंग है। और वैक्सीन की सहूलत भी है, हेपेटाइटिस बी की बड़ी इफेक्टिव वैक्सीन है जिसकी मैंने बात की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है। जो आपने बात की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हम जैसे मुल्क के लिए जहाँ पे 25 करोड़ के करीब आबादी है, एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, होना चाहिए। अगर हम अफोर्ड कर सकें और इसको प्रैक्टिकलिटी में ला के इसका कोई वर्केबल फार्मूला बना के कर सकें तो एक बहुत बड़ा काम होगा। और मुख्तलिफ लोगों ने ये, मुख्तलिफ मुल्कों ने ये किया है, लेकिन उसमें ये है कि वो स्मॉल पॉपुलेशन एग्जाम्पल्स हैं और हमारे यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और हमारे रिसोर्सेज भी काफ़ी कम है। तो ये एक एम्बिशियस किस्म का टारगेट है जिसकी यूज़फुलनेस पे कोई जरा नहीं है, बहुत यूज़फुल एक्टिविटी होगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, कोई आप ऐसी स्पेसिफिक कोई चीज़ बताना चाहें जो कि अगर हम अपनी डाइट में ऐड कर लें, तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी हो भी रहा है तो डाइट के थ्रू भी उसको अगर किसी तरीके से कंट्रोल कर सके, हमारी ग़िज़ाओं में कोई ऐसी चीज़ें हों? देखिए, खाने पीने का अनवार भाई इसका कोई ताल्लुक नहीं है हेपेटाइटिस बी से या सी से। ठीक है। गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा से जो जरासीम हेपेटाइटिस का बायस बनता है उसको हेपेटाइटिस ए या ई कहते हैं या पीला यरकान कहते हैं। ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ को भी हम ये कह रहे होते हैं कि अंडा, गोश्त, मछली, फल, सब्जी, दाल, जो एक नॉर्मल हेल्दी डाइट है वो आप लेते रहें। उसमें किसी ख़ास किस्म की ग़िज़ा से ना इसने जल्दी ठीक होना है, ना इसने जल्दी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाना है। तो नॉर्मल हेल्दी डाइट प्रमोट कर रहे होते हैं और खाने पीने की किसी भी चीज़ से इसके फैलाव का या इसके इलाज का कोई ताल्लुक। ठीक है, यानी कि बेहतर हल ये है कि हम एहतियात की तरफ ही जाएं। बहुत शुक्रिया गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर इसरारुल हक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पंजाब दानिश स्कूल्स एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी का क़याम साल 2010 में उस वक्त के वज़ीर आला और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से अमल में आया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पंजाब के पसमानदा और दूर दराज इलाकों के बच्चों को मयारी तालीम और तरबियती ज़रूरियात फराहम करके अपना किरदार अदा कर रहा है, ताकि यहाँ पर पढ़ने वाले तलबा खुद को और अपने ख़ानदान को गुर्बत से निकाल कर मुल्क के फ़ाल शहरी बन सकें। पंजाब दानिश स्कूल्स अपने तलबा को तालीमी रहनुमाई और बेहतरीन सहूलियात के मौक़े फराहम कर रहा है। पंजाब दानिश स्कूल्स मुफ्त तालीम के ज़रिए पसमानदा इलाकों के गरीब तरीन तबके के मुस्तकबिल को संवारने के तसव्वुर को हकीकत में बदलने के लिए कोशिश दिखाई देते हैं। पंजाब हुकूमत का ये तालीमी मनसूबा उन होनहार और ज़हीन तलबा के लिए है जो वसाइल की कमी के बायस तालीम जारी नहीं रख सकते हैं। ये बात खुशाइंद है कि दानिश स्कूल्स में पंजाब के बच्चों के अलावा तीनों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, सवात और आज़ाद कश्मीर के तलबा के लिए नशिस्तें मुख्तस की गई हैं ताकि यहाँ मुल्क भर से ज़हीन तलबा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। हालिया दिनों में दानिश स्कूल के बच्चों ने मैट्रिक में टॉप पोजीशंस हासिल की थी, जो पंजाब दानिश स्कूल्स की कामयाबी का सबूत हैं। इन्हीं में से आयान काशिफ हैं जिन्होंने लाहौर मैट्रिक बोर्ड में अव्वल पोजीशन हासिल की थी और इस कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तालिब इल्म मोहम्मद आयान काशिफ से मुलाकात भी की थी। वज़ीर आज़म ने आयान को 10 लाख रुपए का चेक और एक लैपटॉप भी दिया था। वज़ीर आज़म ने दीगर पोजीशन होल्डर्स को भी मुबारकबाद दी और उनकी मेहनत को भी सराहा। अभी हमारे साथ दानिश स्कूल के टॉप पोजीशन होल्डर आयान काशिफ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। आयान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और ये बताइएगा कि दानिश स्कूल में पढ़ाई का जो आपका सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ, किस क्लास में आपने एडमिशन लिया था? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हमारे जो मौजूद PM मिस्टर शहबाज शरीफ है उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये दानिश स्कूल से ये जो प्रोजेक्ट है ये उन्हीं का विजन है और इसी की मरहून मिन्नत है कि मैं ये अचीव करने में कामयाब हुआ हूँ। तो मैं अबाउट 8 क्लास में मैंने दानिश स्कूल्स में सिलेक्शन के लिए मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था और उसके बाद से मेरिट के बेस पे मेरी यहाँ पर सिलेक्शन हुई। ठीक है, तो अयान इस वक्त बहुत से तलबा आपको देख रहे हैं, उन्हें भी कोई टिप बताएं जिस तरह से आपने पोजीशन हासिल की है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगा कि आपको एक जो टिप मैं दूंगा, जो कंसिस्टेंसी, अगर आप अपने एग्जाम से 1 महीना पहले 2 महीने पहले अगर आप अपनी स्टडीज़ को अटेंशन दे, फिर आप वो जितना भी आप अपना 100% भी दे, तो आप वो सब अचीव नहीं कर सकते जो आप पूरा साल थ्रू आउट द ईयर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें और जो आपको आखिर में फिर रिजल्ट मिलेगा।
तो फर्स्ट ठीक है। जो मैं दूंगा जो जी 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 consistency बताइए के बताइए। साथ आप ठीक है, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा तो यान हमारे यहाँ एक ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि स्कूल के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी लेनी पड़ती है, तो आप भी स्कूल के साथ ट्यूशन लेते रहे हैं या फिर जो आपकी सारी तैयारी थी, सारी पढ़ाई थी, वो आपने दानिश स्कूल में ही की है? I have never gone to any tuition academy or any teaching center in my whole life. तो I ठीक है। think ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपका स्कूल, अगर आपको टीचर्स आपको टाइम दे रहे हैं तो इसकी आपको ज़रूरत पेश नहीं आती। ठीक है, तो कितने घंटे तक फिर पढ़ाई करते रहे हैं? क्योंकि पोजीशन अगर आपने कोई लेनी है, पोजीशन होल्डर बनना है, तो फिर काफ़ी देर पढ़ाई भी करनी पड़ती है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे स्कूल में है, हमारे टीचर्स हमें बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और हमारे वीकली मंथली उसके बाद टेस्ट होते हैं। तो हमारा जो स्कूल में टाइम टेबल है, सारा स्केड्यूल है, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि हम अपनी स्टडीज़ को अच्छी तरह आगे परस्यू कर सकें। तो स्टडी जो है मेरी रूटीन थी वो डिफरेंट थी। आई थिंक 5 आवर्स एवरेज। ठीक है, और स्टडीज़ के साथ साथ किसी गेम का शौक भी है, उसको भी टाइम देते रहे? जी जी, फुटबॉल, आई लाइक फुटबॉल और मैं खेलता भी रहा हूँ। तो आपको स्टडीज़ और स्पोर्ट्स के दरमियान भी बैलेंस मेंटेन करना चाहिए और स्पोर्ट्स भी आपको ज़रूर खेलनी चाहिए, वरना अगर आप फ्रेश माइंड के साथ स्टडी करेंगे तो आप बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा नाइस फील करेंगे तो आई थिंक उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो अयान फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? किस सब्जेक्ट में फिर एडमिशन लेना है? आप आगे किस तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं? इसलिए मैं आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरा इंटरेस्ट है और इंशाल्लाह आगे मैं उसी को पढ़ूंगा। ठीक है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी आपकी मुलाकात हुई, उस वक्त क्या तासुरात थे, क्या जज्बात थे और कैसी रही वो मुलाकात? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये उनका ही वीएन दानिश स्कूल जिसमें मैंने एडमिशन लिया, और इनका बहुत बहुत मैं अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो एक मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट था कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मेरी मुलाकात होगी, और ये मुलाकात बहुत अच्छी रही और मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया और उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि आगे ये जो दानिश स्कूल्स हैं इनको अगर यूनिवर्सिटी के लेवल पे प्रमोट किया जाए तो आगे भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत रिलीफ होगा। बिल्कुल, जब आपकी मुलाकात हो रही थी तो हम अपनी स्क्रीन पर अपने नाज़रीन को उस वक्त भी बराह रास्त हमने वो मुलाकात दिखाई थी और मैंने देखा था, खुद भी मैं टीवी स्क्रीन पर ही था, कि आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि दानिश स्कूल जो है उसको अब कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लेवल पर भी लेकर जाया जा सके। तो आपको क्या लगता है दानिश स्कूल का जो एक मॉडल बना हुआ है वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान से भी आते हैं, फाटा से भी आते हैं, सबात से भी आते हैं, वो भी यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, इसमें अभी और बेहतरी की ज़रूरत है? जी, आई थिंक मेरी एक ये भी ख्वाहिश है कि जैसे पंजाब में एक दानिश स्कूल्स का नेटवर्क है, इस तरह अगर दूसरे प्रोविंसेस में भी अगर दानिश स्कूल्स का एक नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाए तो आगे भी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत रिलीफ होगा। और जो हमारे पंजाब में स्कूल्स है उसमें डिफरेंट प्रोविंसेस में, सारे प्रोविंसेस से हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो एक हमें डाइवर्स इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। तो अगर सेपरेट प्रोविंसेस में अगर सेपरेट इंस्टीट्यूशंस बनाए जा सकें तो एक फर्दर अच्छा इनिशिएटिव होगा। ठीक है, अच्छा अभी तो आप काफ़ी मशहूर हो गए हैं पोजीशन लेने के बाद, प्राइम मिनिस्टर ने खुद आपको मिलने के लिए भी बुलाया है, आपकी मैंने देखा कि पेरेंट्स भी साथ थे, तो जो दोस्त क्लास फेलोज हैं उनका क्या रिएक्शन है, फैमिली का क्या रिएक्शन है आपकी इस सक्सेस को लेकर? जी, सब बहुत खुश हैं, सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद मिली है, मेरी फैमिली भी बहुत खुश है और फ्रेंड्स भी बहुत खुश हैं, और सबके लिए एक अच्छा मोमेंट है कि मेरे फ्रेंड्स के लिए भी, क्योंकि उनके इंस्टीट्यूट से एक पोजीशन गई है, और मेरी फैमिली के लिए भी डेफिनेटली एक प्राउड मोमेंट है, और इंशाल्लाह आगे भी मैं इसको अपनी हार्ड वर्क से, अपनी टीचर्स की सपोर्ट से कंटिन्यू इंशाल्लाह। ठीक है, तो किस तरह से देख रहे हैं इन फ्यूचर, कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे दानिश स्कूल्स के ये जो एक प्लेटफॉर्म वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया था जब वो वज़ीर आला पंजाब थे? जी, तो आगे मेरी यही ख्वाहिश है कि आगे मैं अच्छी एजुकेशन हासिल करके अपने मुल्क पाकिस्तान, और इंशाल्लाह मैं दानिश स्कूल्स के लिए भी फर्दर स्टेप लूँगा अगर मैं इस पोस्ट पे पहुँच जाऊँ। तो आई थिंक दानिश स्कूल्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह इसको ज़रूर सपोर्ट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयान काशिफ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में पेशगोई की है कि रवां माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है और रवां माली साल के अख्ताम तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से शरह सूद में कमी की तवक्को भी है। फिच रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां माली साल के अख्ताम तक तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% तक लाए। हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए हैं। हुकूमत पाकिस्तान मालियाती खसारा 7.4 से कम करके 6.7% पर लाना चाहती है। फिच रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के मुश्किल मुआशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है। पाकिस्तान की ज़राअत के लिए सैलाब और खुश्क साली मुआशी रिस्क है। ताहम फिच का कहना है कि पाकिस्तान में सियासत में अदम इस्तेहकाम पाकिस्तानी मईशत को कमज़ोर कर सकता है। पाकिस्तान के शहरों में सियासी मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर कर सकते हैं। फिच ने मजीद पेशगोई की है कि मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मिलकर सारे मुआशी इस्लाहात करेगी और अगर मौजूदा हुकूमत ख़त्म हुई तो फिर पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी कहा था कि नए आलमी मालियाती फ़ंड्स IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फ़ंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। बुलंद बैरूनी मालियाती ज़रूरियात के साथ अगले 3 से 5 साल पॉलिसियों में मुश्किलात दरपेश होंगी। कमज़ोर गवर्नेंस और आला समाजी तनाव हुकूमत की इस्लाहात को आगे बढ़ाने की सलाहियत को भी मुतासर कर सकता है। मूडीज़ की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है, जिसमें ज़्यादा टैक्सेस हैं और तवानाई के नरखों में भी मुस्तकबिल की एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है, जबकि मुश्किल इस्लाहात को मुसलसल नाफिज करने का मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना भी खतरात पैदा कर सकता है। मूडीज़ की रिपोर्ट में मजीद कहा गया था कि रवां माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात तकरीबन 21 अरब डॉलर हैं। माली साल 2026-27 के लिए तकरीबन 32 अरब डॉलर की माली ज़रूरियात दरपेश हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मौजूद 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर उसकी ज़रूरियात से काफ़ी कम हैं। मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। बुलंद बैरूनी मालियाती ज़रूरियात के साथ अगले 3 से 5 साल पॉलिसियों में मुश्किलात दरपेश होंगी। कमज़ोर गवर्नेंस और आला समाजी तनाव हुकूमत के इस्लाहात को आगे बढ़ाने की सलाहियत को भी मुतासर कर सकता है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे मुआशी तजियाकार डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फिच की जो रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान के हवाले से, उसमें पेशन गोई तो यही की गई है कि रवां माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ी है उसकी शरह कम हो सकती है। आपको लगता है क्या हुकूमत भी संजीदा है महंगाई कम करने के लिए? क्योंकि जब से बजट आया है उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ में कमी हमें नहीं दिखाई दे रही। टैक्सेस लगाए गए हैं, फ्यूल की कीमत को देखें उसको बार बार बढ़ाया जा रहा है, बिजली की जो प्राइसेस हैं वो भी बार बार बढ़ाई जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पिछले 2-3 साल से देखें तो 2023 का जब मालियाती साल ख़त्म किया तो महंगाई की जो एवरेज बढ़ने की शरह थी वो 29% थी। जब 2024 का मालियाती साल ख़त्म किया जो अभी जून में ख़त्म हुआ है तो इसके बढ़ने की शरह कम होकर 23.4% पर आ गई। और जब हमने मालियाती साल ये वाला शुरू किया है तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई की बढ़ने की शरह है वो 13 से 14% होगी ऑन दी एवरेज। सो एक बेस इफेक्ट है कि ऑब्वियसली बिल्डिंग ऑन द इन्फ्लेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स कुछ फूड प्राइसेस बेहतर हुई हैं बिकॉज फूड की जो सप्लाई है वो फ्लड्स वगैरह के बाद बेहतर हुई। कुछ इंटरनेशनल कीमतें जो हैं वो संभली हैं, प्लस पाकिस्तान की जो रुपए की कदर है वो मुस्तहकम हुई है। सो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन जो है वो भी बेहतर हुई है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों डॉक्टर साहब माजरत के साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आप कह रहे हैं फूड की प्राइसेस भी कम हुई हैं, बड़ी एक आम ज़रूरत है लोगों की, दूध की मैं बात कर रहा हूँ जिस पर 18% टैक्स लगाया गया है। तो अब अगर आप आगे जायजा लें तो ये बात दुरुस्त है कि ये जो बजट है इस वक्त आया क्योंकि GST की मद में बहुत सी जो एग्जेम्पशंस हैं उनको उठाया गया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा लोग यूज़ करते हैं, उन पे GST की शरह बढ़ी भी है। और पाकिस्तान की एनर्जी इनपुट की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की खातिर खा एक इजाफा देखने में आया है। पेट्रोल की कीमत भी चूँकि इंटरनेशनली बढ़ी है तो हमें भी बढ़ानी पड़ी है। अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो ये बात दुरुस्त है कि एक अपटिक इन्फ्लेशन में आ सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो जून में थोड़ी सी बढ़ी है, आगे भी मुझे लग रहा है कि ये जब प्राइस पास थ्रूज होंगे तो थोड़ी सी बढ़ेगी।
पाकिस्तान जहां पे खड़ा हुआ है इन्फ्लेशन को बोथ कॉस्ट यानी कि कम करके, यानी कि सप्लाई साइड मेजर्स और डिमांड तो हमने ऑलरेडी तोड़ दिया है। शराय सूद को ऊपर रखा, यानी कि 20.5% की शराय सूद है, जबकि इन्फ्लेशन 12.6% की है। तो हमने रियल इंटरेस्ट रेट बहुत पॉजिटिव रखा हुआ है। मेरा ख्याल है अभी ये भी गुंजाइश है कि उसको नीचे लाया जाए। डिमांड ऑलरेडी टूट गई है प्राइवेट सेक्टर में। अगर हुकूमत अपना फिस्कल का खसारा संभालने में कामयाब हो जाती है, जो कि एक मेन आंसर है, याद रखिए, जो कि ड्राइव करता है पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को। बहुत सी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। हुकूमत को अपना खसारा कम करना है ताकि उसकी बोरोइंग कम हो, जो कि इनहेरेंटली इन्फ्लेशनरी होती है। सो इन्फ्लेशन की मद में यहाँ खड़े हैं। इसी तरह अगर बिजली गैस की जो तंजीम नौ है वो करेंगे तो उनके बढ़ने की प्राइसेस की शरह अगर कंट्रोल कर पाएंगे तो फिर जो इन्फ्लेशन है उसको भी संभाल पाएंगे। ये है एक ओवरऑल जायजा इन्फ्लेशन का पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इन दोनों सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में तंजीम नौ करने की जरूरत है, वो तंजीम नौ आखिर कब होगी? सिर्फ प्राइसेस में ही तंजीम नौ की जा रही है, वहीं पर प्राइसेस बढ़ा के वो काम चलाई जा रहे हैं, उसी में तमाम टैक्सेस ऐड कर रहे हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उसमें ऐड कर रहे हैं। चांद पर हमारा एक मिशन गया था, शायद अब उसकी कॉस्ट भी हमें बिल में ही आ जाएगी। तो पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस और एक वक्त जो है वो मिल गया है IMF की एंगेजमेंट के बाद। मूडीज और अगर आप फिच की भी रिपोर्ट देखें तो वो भी यही कह रही हैं कि इस वक्त को हमें बहुत ही, जिसे कहते हैं, प्रूडेंटली यूज़ करना है, और जहाँ जहाँ हमें अपनी तंजीम नौ करने की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि एनर्जी सेक्टर की सप्लाई साइड को भी ठीक करना है, IPP से भी माहदे ठीक करने हैं, जो इस वक्त बर्डन है हमारे पे, एक हेवी बर्डन है कहना चाहिए, जो हमारी इस वक्त कॉस्ट जा रही है टुवर्ड्स द IPP कैपेसिटी पेमेंट्स, फिक्स चार्जेस, जो कि पूरे टैरिफ में 20 से 24 रुपए हैं, और जो फ्यूल कॉस्ट है वो कम होकर 9-10 रुपए रह गई है। इसके साथ साथ जो हमारी प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस, अगेन 8 महीने पहले मैं सुन रहा था कि 2 डिस्कोस जो हैं वो जा रहे हैं, कंसेशन एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। यू आर राइट इन अ सेंस कि हम अभी भी वो जो कुल्ली तौर पे माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे कि ये इतना डिस्टर्ब्ड सेक्टर है, पावर का भी, गैस का भी, पेट्रोलियम का भी, कि इसमें हमें इंडक्ट करनी है कॉम्पिटेंस टू रीवैम्प इट। आई थिंक अभी भी थोड़ा सा बिजनेस एज यूजुअल की जो स्ट्रैटेजी है और उसी को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो प्राइसिंग चेंजेस होते हैं ये रिफॉर्म्स नहीं होते, ये तो एक प्राइसेस बनी हुई है उसका पास थ्रू हो जाता है। असल रिफॉर्म जो है वो यहाँ पे रिफॉर्म से बढ़कर, जिसे मैं कहता हूँ सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सेक्टर है, जिसका मतलब एक तंजीम नौ ऑपरेशंस को प्राइवेट सेक्टर में कैसे एफिशिएंटली रन करना है, नेपरा ओगरा की जो कैपेसिटी है टू मेक द मार्केट वो कैसे करनी है, कंपेटिटिव मार्केटिंग क्या होती है, मार्केट कैसे बनेगी एनर्जी की, पाकिस्तान की जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है उसको नीचे लाने के लिए डिमांड साइड पे क्या करना है, सप्लाई साइड पे क्या करना है, और डिमांड साइड पे कैसे हमने मार्जिनल प्राइसिंग पर जाकर डिमांड बढ़ानी है ताकि पर यूनिट कॉस्ट नीचे आए। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, जिस तरह से बिल्कुल ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी जो एक स्पेसिफिक मसला जो हम आवाम में भी देख रहे हैं, जिसमें आवाम हमें इश्तिहाल में भी दिखाई दे रही हैं, वो है बिजली के बिल, जिसकी 40,000 तनख्वाह है उसको भी 30,000 का बिल आ रहा है। अगर सिर्फ इसी प्रॉब्लम को ही एड्रेस कर लें, हम IPPs की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स को सीधा करने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है किसी भी सियासी जो जमातें हैं जो भी मौजूद हैं उनके पास इन मुश्किल इस्लाहात को मुसलसल नाफिज करने का मजबूत इंतखाबी मैंडेट तो किसी के पास भी नहीं है? फिच ने भी अपनी रिपोर्ट में ये जिक्र किया है कि जो हमारी सियासी जमातों का रवैया है, अगर ये ऐसे ही रहता है तो इससे मजीद खतरात भी पैदा हो रहे हैं, आप रिफॉर्म्स की तरफ भी नहीं जा सकते हैं। देखिए, मैं तो बहुत क्लियर हूँ इस बात पे कि जिस जमात को भी को जितना भी वक्त मिलता है उसमें उसको एक इस्लाहाती एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के डॉक्टर्स पे बेस कर बिल्ड करना चाहिए। मैं आज भी जब देखता हूँ तो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ रिलाई कर रही हैं हेविली कि एक IMF की एंगेजमेंट हो गई है, कुछ बाहर के लोगों से पाकिस्तान का होम ग्रोन प्लान लिखवा लेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स चल पड़ेंगे वो भी फॉरेन फंडेड होंगे, कुछ पाकिस्तान की FPR की तंजीमें नौ करने के लिए भी कोई एक अथॉरिटीज़ बता रही हैं कि गेट्स फाउंडेशन ने कुछ पैसे दे दिए हैं, $4 मिलियन। ये सब बातें दुरुस्त हैं अपनी जगह, पर पाकिस्तान को जिस कॉम्प्रिहेंसिव
डिज़ाइन फ्रेमवर्क, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क और फिर गोल सेटिंग फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। वो इस तरह से बाहर से आकर हमने पिछले 76 साल करके देख लिया है। आई थिंक ये माइंडसेट ज़रूर तब्दील करना चाहिए कि वी नीड टू हैव होम ग्रोन स्ट्रैटेजी का मतलब यूं है कि पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंटली अपग्रेडेड रिफॉर्म फ्रेमवर्क जो है वो लिखते चले जाएं, उस पर अमल करते चले जाएं और आपको कलीदी कॉम्पिटेंस बिल्ड करनी पड़ेगी मिनिस्ट्रीज में जिन्होंने ये काम करना है। इंडिया को देख लें, सिंगापुर को देख लें, साउथ कोरिया को जनरल पाक के अंडर देख लें, तीनों में जो चीज़ कॉमन है, चाहे मनमोहन सिंह हो, मोंटेक अहलूवालिया हो, ये वो उन इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर आए, पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आए जो वो तब्दीली कर सके। बाहर के लोग, हम भी दुनिया में बाहर के लोगों के साथ काम करते हैं और कंट्रीज को एडवाइस करते हैं। कभी तो मैं हंसकर उनको ये भी कहता हूँ कि योर पीपल नो योर कंट्री बेटर, सो यूज देम, टेक एडवाइस फ्रॉम देम, बिकॉज वो कंट्री कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। पाकिस्तान कोई यूनिक मुल्क नहीं है जो दुनिया में हुआ। अगर दुनिया में नेपरा ओगरा एक रेगुलेटर है तो आपने 2 क्यों रखे हुए हैं? अगर दुनिया में एनर्जी मिनिस्ट्रीज होती हैं तो आपने 4 क्यों रखी हुई हैं? पावर, पेट्रोलियम, गैस, मतलब you have to really think these things through। अगर पाकिस्तान दुनिया के मॉडल ज़रूर पढ़े, और जो हमने भी पढ़े हैं, और IMF सिर्फ आपको एक ब्रीदिंग स्पेस देगा, बाहर वाले आपको एक अच्छा पर्चा लिख के दे सकते हैं। आपको अपनी मिनिस्ट्रीज में कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस बिल्ड करनी पड़ेगी। एनर्जी का जो क्राइसिस है ना, अगर मैं उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करूं, ये एक गवर्नेंस का क्राइसिस है। ये कोई टेक्निकल क्राइसिस नहीं है, ये एक HR का क्राइसिस है। ये हमारी तंजीमें नौ करने की कैपेबिलिटी ना होने का क्राइसिस है। आपका ख्याल है कि कोई भी आने वाली हुकूमत ये चाहती है कि एनर्जी ठीक ना हो? मैं बार बार उनको कहता हूं कि एक तो रिपीट ना करें जो हम बहुत अरसे से कर रहे हैं, दूसरा वो काम करें जो दुनिया में कामयाब हुए हैं, तीसरा वो काम करें जो किताब में लिखे हुए हैं। अब मसला ये है कि फायर फाइटिंग में इतना वक्त गुजर जाता है और किसी सूरत भी फायर फाइटिंग से ये सेक्टर या FBR की तंजीमें नौ नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके लिए एक अच्छा डिजाइन फ्रेमवर्क लोकली आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर भी एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, हमारे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है। IMF के जो नए प्रोग्राम हैं उससे पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में भी बेहतरी आएगी? आपको लग रहा है मामला बेहतर होंगे इस माली साल में? अनवार, सर्टनली IMF की एंगेजमेंट आपको, आपके रिजर्व्स $4 अरब पे थे जब अब प्रोग्राम फेल कर रहे थे आखिरी, उसका नया प्रोग्राम यानी कि एक एंगेजमेंट हुई, एक 9 मंथ का SPA हुआ, आज $9 अरब के रिजर्व्स पे हैं। एक मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में है, इसमें कोई शक नहीं है। रुपया संभलता हुआ दिखाई दे रहा है, इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, पर ये सिर्फ आपको टाइम, स्पेस और बोरोड मनीज जो हैं ये चीजें ले देगा, और ले दी हैं। आपके रिजर्व्स भी बेहतर हो जाएंगे, इंपोर्ट्स कम हुई हैं, करंट अकाउंट संभला है तो ऑब्वियसली रिजर्व्स बेहतर हो गए हैं। पर इसका ये कलीदी जो काम है वो नहीं होंगे। प्राइसिंग चेंजेस से आपकी बिजली नहीं ठीक होगी, पॉलिसी फ्रेमवर्क से, सेल्स टैक्स बढ़ाने से, इनकम टैक्स बढ़ाने से, मेजर जो रिफॉर्म्स हैं वो इस वक्त करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी है। ICC टेस्ट बैटर्स में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का पहला नंबर बरकरार है, जबकि पाकिस्तान के बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 3 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर आ गए हैं, और इंग्लैंड के जैक ट्रॉली 3 दर्जे तरक्की के बाद 13वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। टेस्ट बॉलर्स में भारत के रविचंद्रन अश्विन का पहला नंबर बरकरार है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने टेस्ट करियर का इख्तिताम 8वें नंबर रैंकिंग पर किया, जबकि शाहीन आफरीदी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 9वें नंबर पर मौजूद हैं। टेस्ट ऑलराउंडर्स में भारत के रविंद्र जडेजा का पहला नंबर बरकरार है। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने क्रिकेट और टीम की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए बड़े फैसलों का ऐलान किया है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा भी लिया गया है, और बोर्ड ने गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी को भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया है, और हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी करार दिया है। जब बोर्ड ने फैसला किया है कि हर खिलाड़ी को लाजमन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी,
डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के तरीकाकार को सिलेक्शन कमेटी हतमी शक्ल देगी। इजलास में फैसला किया गया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम फिलहाल कम नहीं की जाएगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 1 बरस के लिए होगी। कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और फिटनेस पर हर बरस जायजा लिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट की मुख्तलिफ कैटेगरीज में खिलाड़ियों की शमूलियत वज़ा करदा तरीक़ाकार के तहत होगी। फिटनेस और परफॉर्मेंस का जो मयार है उस पर पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को ही आगे आने का मौका मिलेगा। जो मयार पर पूरा नहीं उतरेंगे उन खिलाड़ियों के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आजकल बहुत ज़ेरे बहस मौजू है। रोज़ इस पर कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है, कोई ना कोई नई स्टेटमेंट सामने आती है और अब साबिक भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह की एक मरतबा फिर से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से मुतल्लिक दिए गए बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पाकिस्तान में नाम नेहाद सिक्योरिटी मसाइल का हवाला देते हुए पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर तशवीश का इजहार किया है। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर वायरल पुरानी वीडियो में हरभजन सिंह का कहना था कि भारतीय क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर भी जिंदा रह सकती है। अगर तुम लोग हिंदुस्तानी क्रिकेट के बगैर जिंदा रह सकते हो तो कर लो। हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं तो हम टीम नहीं भेजेंगे। मेज़बान ने हरभजन से सवाल किया कि अगर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं होती है तो क्या हिंदुस्तान अपने खिलाड़ियों को भेजेगा, जिस पर उनका कहना था कि पाकिस्तान 8 टीमों का यह टूर्नामेंट भारत के बगैर करवा सकता है तो करवा ले। इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने मैं ज्वाइन किया। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हरभजन सिंह ने ही जो स्टेटमेंट दी है उस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगा कि जो क्रिकेटर्स हैं शायद उनको तो इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। ये अगर 2 हुकूमतों का मामला है, क्योंकि BCCI हमेशा से ही कहता है कि भारतीय हुकूमत अगर अलाउ करेगी तो ही टीम ट्रैवल कर सकेगी, तो जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनको इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। और फिर जितने ओवर कॉन्फिडेंट वो दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जो लबो लहजा है उनका कि अगर के हिंदुस्तान के बगैर तो शायद दुनिया में क्रिकेट हो ही नहीं सकती। जी अस्सलाम वालेकुम। हरभजन की गलती नहीं है, देखिए बेचारे को भी कहीं ना कहीं लाइमलाइट में तो रहना ही है। क्रिकेट उसकी तो खत्म हो चुकी है, वैसे भी उसकी ख्वाहिश रहती है कि मैं कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रहूँ, एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट इंडियन क्रिकेट बोर्ड एटलीस्ट उसकी नज़रों में मैं रहूँ, कहीं ना कहीं मुझे शायद पोजीशन भी मिल जाए। जब आप क्रिकेट की बात करते हैं और खास करके जब आप एक्स क्रिकेटर्स की बात करते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व भी किया, इंडियन टीम को ऑब्वियसली अपना वर्ल्ड चैंपियन भी बनाया, लेकिन जब आप उस वर्ल्ड चैंपियन का हिस्सा होते हो तो आपसे ऐसे स्पोर्ट्समैन ये स्टेटमेंट्स नहीं आनी चाहिए। आपने अगर वो अभी थोड़े कल मैं देख रहा था, बल्कि एक सर्वे किया गया जिसमें जनरल पब्लिक जो इंडिया की उसके सर्वे हो रहा था, तो उसके अंदर 90% मैं कह रहा हूँ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में इंडिया को जाना चाहिए खेलने के लिए। क्यों? पाकिस्तान की टीम भी यहाँ पर आई थी। अगर आपको याद हो अच्छे तरीके से भाई, तो जिस वक्त हम लोग अहमदाबाद में वो मैच खेले थे, 1.25 लाख के करीब क्राउड था। साथ में उनकी सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे सिर्फ 12, 13, 15 का स्क्वाड था, तो वो भी लड़के तो वहाँ खेल रहे थे ना। सबसे ज्यादा आपको पता है अहमदाबाद में ही रोला था पाकिस्तान टीम का, तो पाकिस्तान टीम बड़ा दिल कर खेला है। अब आपको किस चीज का इश्यू हो रहा है साफ पता लग रहा है। यहाँ तो आपको डर है कि शायद हार ना हमें मिल जाए उस पाकिस्तान की सरजमीन पर, वो चीज आपकी नजर आती है। दूसरा, अगर बात करें इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की बात करूं या ICC के बड़े टूर्नामेंट्स की बात करूं, पाकिस्तान बहुत अरसे के बाद एक बड़ा टूर्नामेंट वापस पाकिस्तान में लेके आ रहा है। पाकिस्तान ने तो नहीं मांगा, ICC ने दिया ना, कि पाकिस्तान तो गिड़गिड़ा के नहीं चाहता मांगने के लिए। ICC के पास पूरी की पूरी केस स्टडी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर खेलने आ चुकी, न्यूजीलैंड आ चुकी, इंग्लैंड आ चुकी, ये बड़ी टीम्स जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। जब बिग 3 की बात करता हूँ, जब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो यहाँ पर आके खेल चुका है। आपके पास पूरी की पूरी केस स्टडी है। फिर ट्राई नेशन सीरीज जो पाकिस्तान में खेली जानी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसमें कल तक खबर ये भी थी कि साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड की टीम ने शिरकत जो है वो अपनी यस कर दी है। ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान में हो रही है, बहुत अरसे के बाद वो भी हो रही है। तो पूरी की पूरी केस स्टडी आपके पास मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई जवाब BCCI के पास है इस वक्त के जी हालात ठीक नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, क्योंकि ICC को भी इस चीज के अंदर अब एक बड़ापन का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर आप क्रिकेट बोर्ड अगर आप हेड करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन को, तो आपको भी बड़ापन का मुजाहरा करके बताना पड़ेगा कि हाँ, हम लोग पाकिस्तान को हमने ICC चैंपियंस ट्रॉफी अगर दी है पाकिस्तान में, सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करें, टीम्स की बात करें, तो पूरी की पूरी पॉजिटिव केस स्टडी हमारे पास मौजूद है। और मोहसिन नकवी साहब की एक चीज मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस है पाकिस्तान क्रिकेट का, खास करके जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं खेली जाएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। आपके पास एशिया कप का सबसे बड़ा एक मिसाल मौजूद है, इंडिया ने हथदड़मी करके, आपको याद हो कि अच्छा भला पाकिस्तान के अंदर वो टूर्नामेंट हो रहा था, बारिश का मसला भी नहीं था, टूर्नामेंट भी बड़ा मजे का चल रहा था। आपने सारा का सारा मजा किरकिरा किया, श्रीलंका लेके गए, बारिश की डिस्टर्बेंस हुई, वो बैकफायर किया बेसिकली BCCI को। तो ये भी चीज उनको कहीं ना कहीं मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि इस चीज को पाकिस्तान के अंदर ही रहने दें। अगर आप नहीं आ सकते, थैंक यू सो मच, क्रिकेट फिर भी आपके अलावा होगी यहाँ पर।
ठीक हो गया। अच्छा वैसे मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रहा था, आपने आईसीसी की बात की, वो तो हम जानते हैं कि किसके कंट्रोल में है, ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जितना इन्फ्लुएंस हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी पर है वो किसी का भी नहीं है, जिसका शिकवा शिकायत हमें अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी करता दिखाई देता है। लेकिन अगर बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करें, आपने खुद ही वो बात कर दी कि मोहसिन नकवी साहब का एक स्टांस इस वक्त बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन ये स्टांस प्रिवेल करेगा, ये कंटिन्यू रहेगा, हम इसी स्टांस पर अब खड़े रहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी कहीं नहीं जाएगी, हिंदुस्तान नहीं आता तो ना आए? देखिए दो चीजें अनवर भाई, यहाँ पर आपको बड़ा फिर एक रिजिड रहना पड़ता है। रिजिड में एक अल्फाज यूज करूंगा स्टांस के ऊपर, जो आपने बात की ना, जब इतने मामलात आपके पास चल रहे हो, फिर आपकी डिपेंड करता है लॉबिंग कितनी तगड़ी है दूसरी टीम्स के साथ। आपने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बैकडोर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी राब्ता से टीम्स के साथ कर रहा होगा। मैंने कहा ना एक अच्छी बात है पॉजिटिविटी की, आपके पास पीएसएल की बात करें, 9वां सीजन है पाकिस्तान सुपर लीग का, कितने अरसे से पाकिस्तान में हो रही है, उसके अलावा इतनी टीमें आके पाकिस्तान में खेल चुकी हैं कि अब कोई जवाब आपके पास मौजूद नहीं है। जब इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त स्टेडियम्स के ऊपर कर रहा है, बहुत अरसे के बाद आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम स्टार्ट हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से पाकिस्तान इसको जाने देगा। खुदा न खास्ता अगर ये पाकिस्तान से निकलती है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं कहा ना कि आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टांस पे रहना पड़ेगा, या तो पाकिस्तान को फिर बाइकआउट करना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी को। देखें आज नहीं तो कब करेंगे ये मामला, तो आपको पता है कोशिश पूरी की जाती है कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करने की कोशिश की जाए। अगर लीग क्रिकेट की बात करें, आईपीएल के बाद आपको पता है T20 स्टार्ट हो चुकी है, सऊदीया भी कहीं ना कहीं प्लान कर रहा है लीग स्टार्ट करने की, तो बहुत सी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग को स्पेसिफिकली उसको आइसोलेट किया जाए। तो ये तो आपको पता है बीसीसीआई ने हमेशा कोशिश की है कि हो इस पे कि पाकिस्तान क्रिकेट ना खेल सके, लेकिन पाकिस्तान को बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस पे यहाँ पर रहना पड़ेगा। जो इनके दोस्त ममालिक हैं खास करके जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट ने मदद की, आपको याद हो इंग्लैंड की, चले मैं बात करता हूँ, कोविड था, इंग्लैंड कोई भी टीम जाने के लिए तैयार नहीं थी, आपको याद हो पाकिस्तान ने अपनी टीम भेजी थी खेलने के लिए। साउथ अफ्रीका आइसोलेशन का शिकार रहा है, उनको बेहतर पता है कि आइसोलेशन क्या होती है, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। उसके अलावा हम शायद भूल जाते हैं, हम आज ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात करते हैं, रोड मैप आपको याद हो जिम्बाब्वे की टीम ने बेसिकली बिछाया था, पाकिस्तान सबसे पहले वो आई थी। तो जो क्लोज नेशंस आपके हैं, श्रीलंका की बात कर लें वगैरह, इनसे आपको बात करके लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड की भी बात करें, उनसे भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, आईसीसी ने इतने साल के बाद इवेंट गिफ्ट किया, तो पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी है, नहीं तो थैंक यू सो मच, हम नहीं खेलना चाहते। ठीक हो गया। अच्छा वैसे दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने क्रिकेट और टीम की बेहतरी के लिए कुछ बड़े फैसले भी किए हैं, जिसमें हर खिलाड़ी का ये कहा जा रहा है कि हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी होगा, जो कि अभी हमारी पूरी टीम खेली है। इस हवाले से इत्तला तो यही थी, आप इसको कंफर्म भी कीजिएगा कि 2 साल इनमें से किसी का भी फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, और हर खिलाड़ी को लास्ट में डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना होगी। आप क्या देख रहे हैं इस समझ से, जो फिटनेस है, जो परफॉर्मेंस है, फिर हमारे जो खिलाड़ी हैं वो मयार पर पूरा उतरेंगे, और मजीद भी जो खिलाड़ी डोमेस्टिक खेलते हैं उनको भी आगे आने का प्रॉपर मौका मिलेगा? देखिए अनवर भाई, जब हम नेशनल टीम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली फिटनेस टेस्ट जेन में आता है, लेकिन ये फिटनेस टेस्ट तब जाके जेन में हमारे आता है जब हमारी कारकर्दगी बड़ी बुरी नजर आती है। आपको खास करके बड़े टूर्नामेंट्स की बात, तो सीरीज होती तो शायद इतना ज्यादा मैं कह रहा हूँ स्टिंग ऑपरेशन ना होता। जो मैंने आपको उस दिन भी शो में बात की कि बड़े बकरे ज़िबा इस दफा बड़ी हैरानगी की बात थी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, और अभी भी होंगे। जो मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा है कि अभी आपको और भी खबरें मिलेंगी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर से। अगर डोमेस्टिक की बात करूं, जहां पर आप सबसे ज्यादा फिटनेस के ऊपर अपना काम करते हो, फिर अंडर 19 स्ट्रक्चर पे करते हो, अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट में तो आज सच फिटनेस का आपको पता रवाज है ही कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लब जो क्रिकेट चला रहे ज्यादातर यहाँ तो वो एक्स क्रिकेटर है कोई नहीं, यहाँ हुआ ना कि उसको समझ भी हो क्रिकेट की, बस वो एक आप कर लें कि एक इलाके का मुंशी है या एक इलाके का चौधरी है, जो भी बड़ा है वो बस चला रहा होता है, हाँ जी मेरा क्लब है मैं चला रहा हूँ इस चीज़ को। फंड्स भी जो कुछ भी आते हैं डिस्ट्रिक्ट के पास तो वो ज़्यादातर वही खा जाते हैं, नीचे तो एज सच वो जाते रिसीव नहीं होते। जब आप फिटनेस की बात करते हो आपको ग्रास रूट लेवल से काम करना होता है। आपके अंडर 17 की बात करूं, अंडर 19 कैटेगरी की बात करूं, एक अच्छी बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यहां तक फैसले किए कि पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान शाइन, जिसको पाकिस्तान ए भी कहते हैं, उनके ज्यादा टूर हुआ करेंगे। वही चीज है जहां से लड़का बन के पाकिस्तान टीम के लिए आता है। एक हमें काम करना पड़ेगा, मुझे पता है ये तल्ख होगा लेकिन मुश्किल भी होगा। ऑब्वियसली आपकी फ्रेंचाइजेज हैं, अपनी जगह उनको रिस्पेक्ट भी सब करते हैं। फ्रेंचाइजेस का जो दारोमदार है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, टीम की बात करूं, उसको खत्म करना पड़ेगा आपको शट अप कॉल देनी पड़ेगी। आप इस चीज को एग्री करेंगे, बहुत सी फ्रेंचाइजेस हैं जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर है। एक दो लड़के परफॉर्म करते हैं, स्टेटमेंट आ जाती है हाँ जी हमारी प्रोडक्ट है। जब वो लड़का परफॉर्म नहीं करता आप उसको 1 सेकंड नहीं लगाते डिसऑन करने के लिए। वो भी चीज आपको कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी और आपको ये चीज ज़हन में रखनी पड़ेगी जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा, अगर इसको इंप्लीमेंट कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। मैंने कहा ना कि इंप्लीमेंटेशन सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर।
कि आपने पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें कि उसको एक क्राइटेरिया बिल्कुल अलग कर दे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका क्राइटेरिया जहां से आप लड़के को पिक करते हो। और सलमान बट ने भी यहाँ तक कहा अपना मीटिंग के अंदर के एटलीस्ट 5 मैचेस जो उनसे फर्स्ट क्लास के खेलने चाहिए लड़के को पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने से पहले। बहुत अच्छी तजवीज़ है, लेकिन मैं शायद कहूँगा 5 से चाहिए, क्योंकि जब तक आप 5 में इतना ज्यादा आप किसी प्लेयर को पकड़ नहीं सकते, जब वो लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर ज्यादा मैचेस खेलता है तब आपको समझ आती है कि इसकी टेम्परामेंट क्या है। तो आपको डोमेस्टिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, बड़े लोग हमें शिकवे शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि जब भी ऐसा कोई टूर्नामेंट पाकिस्तानी टीम माजी में भी हारती थी तो सबसे पहले जो छुरी फिरती थी वो कैप्टन पर फिरती थी, लेकिन अभी तक कप्तानी के हवाले से कोई भी फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, मोहसिन नकवी साहब की कोई स्टेटमेंट इस हवाले से सामने नहीं आई है। बड़ी कन्फ्यूजन है, बड़ा इबहाम है, रोज इजलास हो रहे हैं, पर कैप्टनसी को लेकर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आ रहा, या ये पता नहीं चल रहा कि बाबर ही कंटिन्यू करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक। देखें, कप्तान जो भी बनता है इस वक्त, तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा बात होती है ना, जब आप मैनेजमेंट की बात करें या चेयरमैनशिप की बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट की तो सबसे मुश्किल जॉब है, क्योंकि छोटे से छोटे बच्चे को पता होता है क्या हो रहा है, क्या मामला आगे होने हैं। कोई भी कप्तान बने, यहाँ पर अभी तक तो शायद रिजवान का बाबर आजम का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आ रहा है अभी भी नाम के, वो कप्तान होंगे। नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान को यहाँ बनाया जाएगा। अगर आपने कंटिन्यू करना है दैट मीन्स कि फिर आपको बैकअप करना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी तक। हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक मसला होता है अनवर भाई के सीरीज टू सीरीज भी अगर मैं कहूँ ना, बेचारे कप्तान को खुद नहीं पता होता कि यार मैं अगली सीरीज में कप्तान रहूंगा नहीं रहूंगा, क्योंकि वो उसकी गिर्द गिर्द रहती है। एक अच्छी चीज मैंने कहा ना इस दफा मुझे लगी कि आपने जो जिबा करने थे बड़े बकरे किए, आपने खाली टीम को नहीं पकड़ा। मैं मानता हूँ टीम में भी बहुत से मामला होते हैं, लेकिन जो बैकएंड पे होते हैं वो कहीं ना कहीं फिर भी शायद एक राह हमवार करके निकल जाते हैं बीच में से कि भाई हमें नहीं पता, ये तो इसकी डिसीजन थी, इसकी डिसीजन थी। आपने अच्छा किया कि आपने उन लोगों को पकड़ा है इस दफा, और आप आहिस्ता आहिस्ता स्टिंग ऑपरेशन डोमेस्टिक के अंदर भी लेके आ पाएंगे। लेकिन कप्तानी की बात करें, इस वक्त कैप्टनशिप मटेरियल की अगर बात करूं तो मोहम्मद रिजवान पे आपको पता बहुत ज्यादा बात होती है कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान को भी लेके चलते हुए आए हैं, फिर डोमेस्टिक के अंदर अगर बात करें वो लेके चलते हुए आए हैं अपनी टीम को। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की कप्तानी और पाकिस्तान की कप्तानी में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। वो आपको नजर शाहीन शाह अफरीदी की जरूर को बहुत कम टाइम मिला जज करने के लिए मैं कहूँ, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा फर्क होता है, आपको टाइम देना पड़ता है। चाहे आप गैरी कस्टन की बात करें, सबसे बड़ी चीज है कि आपका जो कोचिंग स्टाफ है उसके ऊपर उसको टाइम दें। आप उसके ज़हन में ये चीज ना बिठा देंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक हम देखेंगे क्या होगा आगे का। लेकिन अवैस आप किस तरह से देख रहे हैं, जितने भी साबिक प्लेयर्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, उन्होंने बाबर की कैप्टनसी पर बड़ी तनकीद की है, और साथ ही साथ इस बात पर भी बड़ी तनकीद की है कि सबसे ज्यादा मौके भी अगर देखें किसी भी कप्तान को तो वो बाबर को ही मिले हैं, और कोई भी ऐसा मेन इवेंट नहीं है जो कि पाकिस्तान को वो जितवा सके हों। तो अगर कैप्टनसी पर उनके बहुत ज्यादा शुकूक व शुबहात हैं, लोगों को जो सीनियर एनालिस्ट भी हैं वो भी ये कहते हैं कि ऑन फील्ड फिर उनके जो डिसीजंस हैं वो उस तरह से पावरफुल नजर नहीं आते, वो खुद कंफ्यूज नजर आते हैं। तो कितनी बार आपको लगता है फिर मजीद ट्राई करना चाहिए? अब देखें, आपको पता है कि ज्यादा एक्स क्रिकेटर्स ने नहीं कहा, सिर्फ एक ही एक्स क्रिकेटर हैं। ऑब्वियसली वो अपना फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, सारे मामला था, उनको ज्यादा इशू था इस चीज पे कि बाबर आजम को के वर्ल्ड कप में उन्होंने याद हो आपको स्टेटमेंट दी थी कि वर्ल्ड कप में ऐसे तो कभी नहीं हुआ, जब भी वर्ल्ड कप खत्म हुआ बुरी परफॉर्मेंस हो तो कप्तान सबसे ज्यादा रगड़े में जाता है। ये कौन सी जगह है कि कौन सा सेफ साइड इस वक्त भी आपको नजर आ रही है, और वो इशारा कहाँ जा रहा था वो आप भी बेहतर समझ सकते हैं और जनरल पब्लिक भी बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल, शायद अफरीदी की स्टेटमेंट थी ये। जी कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन वो इशारा वो भी आप समझते हैं शाहीन शाह अफरीदी वाली साइड पे आपको पता है वो इशारा जा रहा है। लेकिन बाबर आजम की मुझे पता है कहीं ना कहीं फ्लॉज आपको कैप्टनसी के अंदर नजर आए हैं, चाहे वो जमान खान वाले चले। रिसेंटली अगर मैं कहूँ तो आपको याद हो जमान खान वाला जो स्पेल था श्रीलंका के खिलाफ, आखिरी ओवर था, आप शॉर्ट थर्ड मैन ले आते, जब आपको पता है एक पेसर लगा हुआ तो शॉर्ट थर्ड मैन, आप बहुत सी चीजें हैं जो टेक्निकल मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर आपको बेहतर रियलिटी पता होती है एज कम्पेयर टू जब आप टीवी के ऊपर बैठ के देख रहे हो तो क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त जी। लेकिन मैंने कहा ना, इसके बाद आपके पास मटेरियल कौन सा है कप्तानी का। अगर आप ठीक है रिजवान को सपोज बहुत ज्यादा शोर पड़ रहा है, रिजवान को आप ले आए कप्तानी का, या सो कॉल्ड मैं कह रहा हूँ जैसे शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा कि शाहीन शाह अफरीदी, बिल्कुल दिस इज द पॉइंट ना, दिस इज द पॉइंट कि फिर ये इसमें गलती किसकी है? इसमें क्रिकेट बोर्ड की गलती है, हमारे सिस्टम की गलती है कि 5 सालों बाद भी हमारे पास एक कैप्टन मटेरियल नहीं है। अक्रॉस द बॉर्डर हम देखते हैं वहां पर इतनी ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं, कभी वो केएल राहुल को आगे ले आते हैं, कभी सूर्य कुमार यादव को ले आते हैं, कभी वो हार्दिक पांड्या को ले आते हैं, वो कैप्टन मटेरियल भी साथ साथ बना रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए आपने एक अच्छी बात की ना कि हम साथ साथ बनाते हैं। हमारा मसला ये है कि अगर सपोज बाबर आजम एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, बाबर आजम ने पिछले कप्तानी के अंडर कितना अपने आप को ग्रूम किया कि मैं ऐसा कप्तान उसका ज़हन बनाया कि यार तुम आगे कल के कप्तान होगे पाकिस्तान टीम के,
बाबर आजम की अगर बात करूं तो पाकिस्तान स्ट्रक्चर के अंदर जो मैं कह रहा हूं, कौन सा ऐसा लड़का है जिसका आपने ज़ेन बनाया हो कि आपको नजर आ रहा हो कि यार इसके अंदर स्पार्क है, कप्तानी कर सकता है। इंडिया की टीम की फिर आप बात करें ना, इंडिया की टीम के वो लड़के हैं जो अंडर 19 कैटेगरी से साथ चलते हुए आ रहे हैं, वो एक स्क्वाड है पूरा का पूरा चल रहा है उनका। 70% तो लड़के उनके इंडिया के अंडर 19 के लड़के हैं, इस कप्तानी के सर्किट के अंदर खेले हुए, उनको पता है कि यार ये लड़का किस लेवल पे जाके परफॉर्मेंस दे सकता है। दूसरा, उनके पास इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मवाद मौजूद है जो हमारे पास नहीं है। अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक हमारा भरा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान एक टूर्स ही नहीं होते, वो हर टूर के ऊपर नया कप्तान अनाउंस करके भेजते हैं। आप देखें ना, रोहित शर्मा ने चैंपियनशिप आपके लिए जीती, फिर बात हो रही है कि पांड्या को कप्तान यहाँ पर बना दिया जाए क्योंकि उनका बैकअप बहुत ज्यादा मौजूद। आपने देखा होगा जिम्बाब्वे सीरीज के अंदर शुभनाम गिल को जो उनसे कप्तान बना के उन्होंने भेजा है, पहली दफा जिंदगी में मैं शायद देखा, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि पाकिस्तान शाहीन्स में हारिस को कप्तान बना दिया, वरना वही मेरे ज़हन में था, मैं कहा शायद पता नहीं कोई पुराना पाकिस्तानी प्लेयर के साथ चिपका होगा, उसको कप्तान बनाए। बड़ी बात थी कि आपने बात की है, लेकिन आपको कप्तान बनाने के लिए आपको उसको कप्तानी मटेरियल और कप्तानी ज़हन आपको देना पड़ता है, लेकिन बैकअप इंपॉर्टेंट है ना। हमारे यहाँ बैकअप नहीं है। आपको पांट की बात आपको याद हो, इंजर्ड था, एक्सीडेंट हुआ, सबने का क्रिकेट खत्म हो चुकी है। हैट्स ऑफ टू द आईपीएल, हैट्स ऑफ टू द बीसीसीआई कि किस तरीके से उन्होंने उसका केयर टेक किया है। और आज आपके सामने वर्ल्ड चैंपियन बना नहीं बना, वो अब टीम को जिता के गया नहीं गया, वो भी करता रहा। आपको प्लेयर एसोसिएशन पाकिस्तान में है कोई नहीं। आपको बैकअप की जब बात करें क्रिकेट बोर्ड की, वो चीज होती नहीं है। बैकअप बहुत जरूरी होता है किसी भी प्लेयर के लिए, और जब कप्तान आप हो, सच कह रहा हूं, बहुत प्रेशर सिचुएशन होती है। जो मामला चलते हुए आपके हैं, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी की बात करूं, चाहे ग्रेट जो भी आपका कप्तान गुजरा उस वक्त, अगर जो सिचुएशन क्रिकेट के अंदर चलती गई है, उसका खुद दिमाग खराब हो जाता है, यार मैं करूं क्या, मेरे खिलाफ इतनी चीजें चल रही हैं, मैं कॉन्सेंट्रेट टीम को लेके करूं क्यों। एक शक शुबा इंसान है पैदा होता है कि यार मैं इससे बात करूं, पता नहीं बाहर खबर लीक हो जाएगी, ये मामला होंगे, वो मामला। इन चीजों को आपको खत्म करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास कप्तानी मटेरियल निकलेगा। लेकिन अवैस फिर कितना अनफॉर्चुनेट है, 25 करोड़ की आवाम है जिनका सबसे ज्यादा फोकस क्रिकेट पर है, सबसे ज्यादा पैसा क्रिकेट पर लगाया जाता है, सबसे ज्यादा जो ब्रांड्स हैं वो स्पॉन्सर क्रिकेट को करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की भी बात करें, तो सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आवाम से लेकर तमाम आला ओहदेदारान तक की वो क्रिकेट ही है। उसके बावजूद 25 करोड़ आवाम में से सिर्फ बाबर आजम ही हमारे पास रह गए हैं कि वही कैप्टनसी करेंगे। मैं बाबर पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास कोई भी बैकअप प्लेयर ऐसा मौजूद नहीं है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें। देखिए ना, आपने खुद ही बात कर दी ट्रस्ट की। अगर बात करो, ट्रस्ट फैक्टर नहीं है ना। मैंने वही जो कहा ना कि बैकअप की बात करता है, ट्रस्ट फैक्टर आप दिखाता है। या आपने, चले रिजवान की सपोज बात करता हूँ, रिजवान पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, मुल्तान सुल्तान वाले में किस तरीके से वो टीम को लेके चला है, वो एक बड़ा अच्छा आपको एक मटेरियल नजर आता है कप्तानी का, लेकिन कितना आपने ट्रस्ट करके रिजवान को, क्या पाकिस्तान शाहीन्स के, अनफॉर्चुनेट है ना, मैंने कहा एक्सपेरिमेंट आप इन टूर्स पे करते हो। शाहीन्स की बात कर लो या जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज है, आपने किसी नेक कप्तान को वो साइड दिए जो जगह कप्तानी करो। हम नहीं देते हैं, हम डरते हैं इस चीज से। हमारा ये मसला है ना कि हम बैकअप नहीं करते किसी प्लेयर को। यहाँ पर जब कप्तानी की किसी और के ऊपर बात आती है तो एक ही खबर आने स्टार्ट हो जाती है कि जी टीम में ग्रुपिंग होगी, टीम में जी ये कप्तान बन गया, जी टीम में 5 का धड़ा है, इसको कप्तान बनाने के चक्रों में। यार आप पाकिस्तान का तो सोच लो, क्या पता एक्सपेरिमेंट आपको कामयाब यहाँ पर नजर आए। इतना टाइम आपने बाबर आजम किया, मैं सारी बातें मानता हूँ आपकी, ठीक है, वर्ल्ड क्लास हैं, जो भी हैं, फ्लॉस भी उनके हैं, लेकिन उसके बैकअप के लिए आपको पाकिस्तान शाहीन्स के, फिर मैं कहूंगा टूर इंपॉर्टेंट क्यों है, साइड मैचेस, तब जाके आपकी कप्तानी के स्किल्स पता लगते हैं कि यार ये लड़का कप्तान बन सकता है, पाकिस्तान टीम को लीड कर सकता है। हमारे यहाँ नहीं है वो चीज़। ठीक है, अच्छा वैसे एक लास्ट कमेंट कीजिएगा। प्लेयर पावर के हवाले से बड़ी बात की जाती है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बोर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल रहे हैं इन पिछले 5 सालों में, जिसकी वजह से जो नताइज से, जिसकी वजह से जो टीम में हमने गड़बड़ भी देखी है, जो कि हमें वनडे वर्ल्ड कप में भी दिखाई दी, हमें T20 वर्ल्ड कप में भी दिखाई दी, फिर खबरें भी सामने आना शुरू हुई कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था वो भी ठीक नहीं था। तो बोर्ड इन तमाम प्लेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सका, तो फिर गलती बिलाखिर बोर्ड की है, और अब बोर्ड ने स्टेप इन फाइनली कर लिया है कि अब प्लेयर्स को हैंडल वो खुद करेंगे। अनवर भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टारडम तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे ऊपर है इस वक्त पाकिस्तान में। चाहे इधर बात करूं चाहे इंडिया में बात करूं, स्टारडम सबसे तगड़ा क्रिकेटर्स का ही है। वो ज्यादा पावरफुल जाने जाते हैं किसी सीट को, अगर मैं पाकिस्तान में या इंडिया में कंपेयर कर लूं, एशिया में स्पेसिफिकली मैं बात करूं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, वहां भी आपको पता है एक दफा जब वो इशू बना था बैंक्रफ्ट और डेविड वार्नर का, तो एक स्टेटमेंट आई थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, उन्होंने कहा था कि ही हैज द मोर डिग्निटी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी कि उसका इतनी पावर होती है ऑस्ट्रेलिया के। मसला सारा का सारा स्टार्टअप कहाँ से आता है? हम यहाँ पर जो बैठे हैं या हमारे जो
जो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं या जो बेसिकली आप कर लें कि जो मीडिया पर्सनालिटीज हैं, जब एक प्लेयर को सर पे चढ़ाते हैं, हम भी चढ़ाते हैं ना, उस्मान खान को हमने चढ़ाया ना, मैं खुद आज इस चीज को एग्री करता हूँ कि उसने सैक्रिफाइस किया, उसका बनता है, डिजर्व करना बनता है। मैंने बैकग्राउंड नहीं देखा क्या उसने मार खाई है डोमेस्टिक में, जो आज मैं बैठ के यहाँ पर डोमेस्टिक की बात भी कर रहा हूँ, क्या उसने मार खाई है इतने बड़े लेवल के ऊपर। हमारा सबसे बड़ा मसला क्रिकेट बोर्ड का तो है ही है, हम बहुत जल्दी एक लड़के को स्टार बना देते हैं। फिर इशू ये होता है कि जिस तरीके से ऊपर आता है ना, जब वो इतनी बड़ी चीज देखता है ना, वो शायद अपने आप के ना होशो आवाज ही खो बैठता है कि भाई ये तो है, अब ये चीजें सारी मेरी होने वाली हैं। वहां पर आपको शायद क्रिकेट बोर्ड को एक चीज बतानी चाहिए कि जो स्टार लगा हुआ है चेस्ट के ऊपर, ये है तो तुम हो, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो। रखी पाकिस्तान है तो भाई खेल रहे हो ना, वरना तो आप कुछ भी नहीं हो। लोग ज्यादातर चीज ये समझते हैं कि पता नहीं टीम है तो पाकिस्तान है, ये गलत है ज़हन में अगर आप बात करें। आपको टीम बन के खेलना पड़ता है यहाँ पर। और दूसरी चीज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिटरली एक चीज बतानी पड़ेगी, जो मैंने कहा ना कि अभी तक तो मीटिंग्स के अंदर इंप्लीमेंट होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है देखने वाली बात है। वैसे हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। नसीम शाह का उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त खत्म किया, बाहर T20 खेलने का, लीग क्रिकेट करें। आजम खान का खत्म किया। आपको इसके साथ स्टिक अराउंड करना पड़ेगा और रिजिड रहना पड़ेगा, तब जाके आप प्लेयर की मैं मारोगे कि भाई पाकिस्तान पहले है, बाद में तुम हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी बालों की सेहत के हवाले से। बाल गिरना आजकल एक आम सा मामला हो चुका है, और बाल क्यों गिरते हैं और क्या बालों का गिरना रोका जा सकता है, आज हमारा ये मौजू होगा। मगर एक और अहम मामला भी है, और वो है हेयर ट्रांसप्लांट का। महंगा और मुश्किल अमल होने के बावजूद भी पाकिस्तानी मर्दों में हम देख रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट का रुझान बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस अमल के दौरान उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या ज़रूरी है, ये बहुत अहम है, क्योंकि इस वक्त इश्तिहारात की भी भरमार है कि एक आम बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है कि किसके पास जाया जाए और किससे बचा जाए। यूँ आज के शो में हम जाली डॉक्टरों से भी कैसे बचना है उस हवाले से भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर अरीश खालिद। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बाम हो चुका है, मर्द भी हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं। बाल गिरने की अमूमी वजूहात पाकिस्तान में क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो जाहिर है कि आपकी जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है। अगर आपकी फैमिली के अंदर रन कर रहा है, चाहे आपके पैटर्नल साइड पे है चाहे मैटरनल साइड पे है, तो आपके पास तकरीबन 50 to 60% चांसेस होते हैं कि आगे आपके बच्चों में बाल्डनेस आएगी। इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ टू, कि अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। प्रोडक्ट्स जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल बढ़ गया हुआ है। आप हेयर स्टाइलिंग कर लें, उसमें चाहे लड़कियां हों लड़के हों, आप देख लें कि वो बेसिकली रिबॉन्डिंग्स या उस टाइप की चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल। और आपके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया हुआ है गैजेट्स का, जिसमें हेयर ड्रायर्स, आयरन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके हेयर लॉस को एग्रीवेट करती हैं। प्लस ये कि आप अगर खुराक भी अच्छी नहीं ले रहे, आपके अंदर लाइक आयरन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो ये भी कॉजेज हैं हेयर फॉल की। ठीक है। और ये जो एक मौसम, जैसे कि अब ये मौसम चल रहा है जून जुलाई अगस्त या सितंबर, इस मौसम में बाल गिरने ज़्यादा क्यों शुरू हो जाते हैं? वैसे तो ये बहुत अच्छा मौसम होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स आपकी बालों की ग्रोथ के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी आपका ये है कि आपने ये चेक करना है कि कॉज क्या है। डैंड्रफ क्योंकि अक्सर लोगों में इस मौसम में बढ़ जाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है हेयर फॉल की। आपने कॉज को रूल आउट करना है। आपने सीधा ये नहीं जाना कि आपको कोई भी कह रहा है तो अब आप मेडिसिन लेना शुरू कर दें। ये एक सेल्फ मेडिकेशन, जिस तरह बायोटिन्स भी होता है, बाज़ दफ़ा लोग खुद से ही स्टार्ट कर देते हैं ये डायग्नोज किए बगैर कि आपकी कॉज क्या है। अगर आप मल्टीविटामिन स्टार्ट कर देते हैं लेकिन आपकी नीचे से कॉज कोई और है, डैंड्रफ है, आप जब तक डैंड्रफ ट्रीट नहीं करेंगे मुमकिन ही नहीं है कि आपका हेयर फॉल रुके। इवन हम ऐसे पेशेंट्स में हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते जब तक डैंड्रफ को ट्रीट नहीं किया जाता। ठीक है। तो डैंड्रफ होने की वजूहात क्या होती हैं वो भी बता दें, और डैंड्रफ को कंट्रोल कैसे करना है? देखिए, डैंड्रफ के साथ भी एक मामला थोड़ा सा जेनेटिक्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। मौसम एक बहुत बड़ी इसके अंदर वजह है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जब हेलमेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्योंकि, और वो ज़रूरी भी है, मैं बिल्कुल इसको डिस्करेज नहीं कर रही, लेकिन आपने उसको किस तरह से लेके चलना है कि आपके हेलमेट्स को क्लीन होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई वॉश भी करवाता है। आप सर्विस स्टेशन पे भी उनको वॉश करवा सकते हैं, क्योंकि आपका सारा पसीना उसके अंदर आ रहा है। बिल्कुल, मिट्टी भी जा रही है उसके अंदर। एग्जैक्टली। तो वो आपके अगर कोई माइनस, क्योंकि डैंड्रफ के पीछे आमतौर पर फंगल इन्फेक्शन होती है,
तो वो आपकी हमेशा कंडीशंस को बढ़ा देती है। डेंड्रफ अक्सर लोगों को लग रहा होता है कि हमने ऑन द काउंटर जो शैम्पूज है जिनके ऊपर एंटी डेंड्रफ लिखा हुआ है दैट इज़ मोर देन इनफ। नहीं, डेंड्रफ को आपको प्रॉपरली ट्रीट करना है जिसके अंदर ओरल मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आप सिर्फ शैम्पू से कर रहे हैं तो उसे सप्रेस करेगा फॉर टाइम बिंग, वो आपका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और डॉक्टर के पास जाके आपने डेफिनेटली मेडिसिन लेनी है। ठीक है। अच्छा, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट मामला है जो कि है कि बुजुर्गों के साथ साथ अब बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो क्या रीज़न है? विटामिन B12 की शॉर्टेज जिन लोगों में होती है, बच्चों में, बच्चियों में, उनके बहुत ज़्यादा अर्ली एज के अंदर ग्रे हेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप प्रोडक्ट्स, बहुत बच्चे आमतौर पे होता है कि जेल्स वगैरह का इस्तेमाल और इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल ये बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी एक वजह है। ठीक है। और जैसे अब हम लोगों की भी मजबूरी है कि हमें भी डेली अगर तैयार होना है, ब्लो ड्रायर हो रहा है, स्प्रे हो रहा है या कोई जेल यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमें कौन सी ऐसी चीज़ों को कंटिन्यू करना है जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं या जिनका डेली का काम है तैयार होने का, वो क्या करें कि उनके बाल भी फिर हेल्दी रहें? देखिए, उसके अंदर आपने देखा होगा कि आमतौर पे हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रेज आ रहे हैं, अब तो बहुत आम मिल रहे होते हैं। आपने किसी भी सूरत उनको स्किप नहीं करना, ठीक है, उनका एक पर्पज़ है। प्लस ये कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आपने उतनी ही केयर करनी, लाइक डेली वॉश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए कंडीशनर्स मत यूज़ करें, मास्क इस्तेमाल करें, उसका इस्तेमाल आप बढ़ा दें। और इसके अलावा यही हो सकता है कि अगर आप स्प्रेज को थोड़ा दूर से इस्तेमाल करें और ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और ऑयलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और किस किस्म का जो ऑयल है वो आप समझती हैं कि ऑयल भी बेनिफिट देता है बालों की सेहत को बेहतर करने के लिए? बिल्कुल। आपका जो ऑयल है जिसमें आपका रोजमेरी ऑयल है, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा उसका एक हाइप भी क्रिएट हुई है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उस तरह ही काम करता है जिस तरह माइनॉक्सिडिल काम करती है। ठीक है। इसके अलावा माइनॉक्सिडिल के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो रोजमेरी ऑयल के मेरा नहीं ख्याल उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और इसके अलावा कोकोनट ऑयल, आपने इस मौसम के अंदर लाइट वेट ऑयल्स यूज़ करने हैं। कभी भी कैस्टर ऑयल या जिस तरह के जो हैवी ऑयल्स होते हैं, हाँ, वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। और अक्सर लोगों को लगता है कि शायद हम सारी रात लगाएंगे तो वो काम ज़्यादा करेगी, नहीं, वो आप क्लॉगिंग कर देंगे। अक्सर लोग जब हमें आके कंप्लेन कर रहे थे जी हम तो ऑयलिंग भी बहुत करते हैं, हम पूरी पूरी रात लगा रहे देते हैं, 2-2 दिन लगा रहता है, फिर भी हमारे बाल गिर रहे हैं। वो क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि अब उसके साथ और ऑयल आप ये देख लें कि किसी भी जगह पे आप सरफेस पे लगा दें, उसके ऊपर ज़्यादा डस्ट वगैरह आना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल वो लॉक स्टिकी हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आपने बालों में ज़्यादा देर के लिए छोड़ दिया तो डेफिनेटली वो आप और प्रॉब्लम जनरेट कर रहे हैं। आपके पोर्स के अंदर से जितना उसको चाहिए है वो आपके 2 घंटे के लिए काफ़ी, आप उसके बाद उसको वॉश कर दें, पूरी रात रखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि बिफोर शावर आप 2 घंटे पहले ऑयलिंग कर लें और फिर उसको वॉश कर लें। ख़वातीन के जो बाल गिरते हैं उसकी क्या वजूहात हैं? जैसे हमारी कुछ डाइट प्रॉब्लम भी है, डाइट भी हम उस तरह से कोई हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, और एक्सरसाइज का भी इसमें कोई रोल है कि हमारा जो एक ब्लड फ्लो है वो बेहतर रहे, कुछ है ऐसी साइंस भी? बिल्कुल। सबसे पहले तो जिस आपने ख़वातीन का कहा है तो उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ 100% ये एसोसिएटेड है कि आपको हेयर फॉल हो। और उसके अलावा जो है ख़वातीन के अंदर फिर हेयर कलर्स हो जाते हैं और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। विटामिन डी की आम तौर पे ख़वातीन में ज़्यादा शॉर्टेज होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनके जो इंटरनल सिस्टम्स के साथ हैं। प्लस एक और चीज़ जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है मेल्स की निस्बत, वो ये क्रैश डाइटिंग, वो आपके बालों को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती है। अगर आप बहुत तेज़ी से वेट ड्रॉप करते हैं, यानी कि आपको महीने में वैसे आइडली 3 kg से ऊपर नहीं जाना चाहिए वेट लॉस, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एकदम, देखिए आप जितनी डाइट कम कर देंगे, लोग कहते हैं जी हम तो बिल्कुल ख़त्म कर दिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हाँ बिल्कुल, तो वो अब आपने तबाही कर ली। आपने देखें अगर आपने नज़र भी आ रहे हैं थोड़े बहुत, आप स्लिम नजर और आपके बाल ही उतर जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी, हाँ उसका क्या फ़ायदा? थोड़ी देर बाद आपको बोन्स के इशू स्टार्ट हो जाएंगे, आपको और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। मोटापा डेफिनेटली बीमारियों की जड़ है, लेकिन उसको ऐसे आपने दूर नहीं करना, उसके लिए भी आपको बहुत स्लोली काम करना है। ठीक है। अच्छा, आजकल जो ब्रांडिंग है या आप कह लें जो एड्स हैं वो बड़े हमें कन्वीनियंट हो गया। रिक्शों के पीछे हम देख रहे हैं जी ये वाले हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, या ये वाला ऑयल लगा लें, या ये वाली क्रीम लगा लें, ये सब कितना ख़तरनाक है? देखिए, जब किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं, किसी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो ऑथेंटिकेटेड है। ऑब्वियसली आप लोगों की भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से अभी एक अप्रूवमेंट मिलती है या लाइसेंस जारी होता है, ट्रांसप्लांट सोसाइटीज़ है जी। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम है, जो आपने बिल्कुल बात की कि एडवर्टाइजमेंट हो रही है, हर फील्ड में आप देख लें तो ये प्रॉब्लम होती है कि हमेशा कुछ ऐसे लोग बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं होता। अभी जिस तरह आप क्रिकेट की बात कर रहे थे, तो हमारे वो लोग जो हैं जिन्होंने बिल्कुल कभी क्रिकेट नहीं खेली होती, वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छा तबसरा कर रहे होते हैं।
हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो घर बैठे हमारे अक्सर लोगों को बहुत सारी चीज़ें भी पता होती हैं, या अगर किसी ने डॉक्टर को असिस्ट कर लिया कुछ साल के लिए या कुछ महीनों के लिए, तो उसको लगता है ये तो कोई मसला ही नहीं था, इसको हम कर सकते हैं। तो वो भी अपना एक छोटा सा सेटअप खोल लेते हैं और फिर वही क्लाइंट्स फिर वहाँ फंस जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए किसी भी चीज़ के पीछे जहाँ अगर कोई उस्ताद या कोई एक्सपर्ट नहीं है तो उसका कोई वाली वारिस नहीं होता। ठीक है, हमेशा ऐसे करने, क्योंकि हम डॉक्टर जब कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है किसी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, उसको हमने कैसे डील करना है। लेकिन जिसको क्वैक कर रहा होता है तो उसको ये गलतफहमी होती है, क्योंकि उसने इतने साल डॉक्टर को करते देखा और कोई उसको साइड इफेक्ट नजर नहीं आया, तो उसको लगता है जब मैं करूँगा तब भी कुछ नहीं होगा, मैनेज कर लूँगा, मैं कर लूँगा। और प्रॉब्लम ही यहाँ से स्टार्ट होती है कि अगर आपको साइड इफेक्ट्स डील करना नहीं आते हैं, आपको लगता है कि एक ऐसा बंदा जो आपके साइड इफेक्ट्स नहीं डील कर सकता, बिल्कुल मत जाएं ऐसे लोगों के पास, क्योंकि देखिए ये आपकी अपनी ज़िंदगी का सवाल है। सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर प्रॉब्लम आती है क्वैकरी के अंदर, वो इन्फेक्शंस की आती है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के टूल्स को डिसइंफेक्ट करना, स्टेरलाइज करना, आपके पास बहुत ज़बरदस्त सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। प्लस अब तो खैर बहुत जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिनमें हम DHI FUE कहते हैं, जिसमें आपके बेसिकली हम डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें टूल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है। अब वो इंजेक्टर्स होते हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट होते हैं और वो पेशेंट के सामने ही खुलने चाहिए और पेशेंट के सामने ही ब्रेक कर देने चाहिए। ठीक है। और अगर आप किसी के पास जा रहे हैं और वो आपकी जो DHI के टूल्स हैं उनको ब्रेक नहीं कर रहा, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि इसका मतलब ये है कि आपका टूल किसी और पे इस्तेमाल किया जाएगा और आपके ऊपर किसी और का किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से देखनी है कि आपके लिए। दूसरा ये कि जिस वक्त टेस्ट वगैरह होते हैं तो क्योंकि जब हम कहते हैं तो हम एक आपको सर्टेन टेस्ट कहते हैं जिसके बगैर हम नहीं करते हैं, ट्रांसप्लांट नहीं होता उसके बिल्कुल। बगैर। और उसमें आमतौर पे पेशेंट को बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि जी डॉक्टर ने हमारा खर्चा करवा दिया, इस तरह कर दिया। लेकिन आप ऐसे लोगों के पास चले जाएंगे तो नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, आप आ जाए, हम रोज़ करते हैं, कोई ऐसे ही डॉक्टर लगे होते हैं, ऐसी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे पास खुद ऐसे केसेस हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के फेलियर्स के साथ आए हैं, और उसमें जिस वक्त हमने उनके ब्लड टेस्ट करवाए तो उनको बेसिकली अंडरलाइंग इश्यूज थे। वो आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा लेंगे तो भी आपका फेलियर होगा अगर आपको सर्टेन इश्यूज हैं। अगर टेस्ट करवाए जा रहे हैं तो उसका कोई मकसद है, वो बगैर वजह किसी भी, वैसे हमें कोई शौक नहीं होता कि जी हम आपके टेस्ट करवाएं। इसके अलावा देखिए जो चीज़ आपने ये देखनी है कि आपने कोएक्स से करवा लिया, ठीक है, उसके बाद अब आपको अगर रिजल्ट नहीं आता तो आपने आगे कहानियाँ सुननी है। आपके पास एक सर्टेन एरिया है जिससे हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, डोनर एरिया। बिल्कुल। अब डोनर एरिया भी अगर फ़र्ज़ करें आपने 1 या 2 अटेम्प्ट्स फेल करवा दिए हैं तो अब आपका डोनर एरिया भी उतना अच्छा नहीं रहेगा जी। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़, आपके पास एक महदूद वो पार्ट है जिसको आप इस्तेमाल एक हद तक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपसे प्रॉमिस की जाती है, जिस तरह हमारे पास लोग आते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट हेयर फॉल का हल नहीं है। ठीक है, वो आपके जो गिरे हुए बाल जो गिर चुके हुए हैं और हमें लग रहा है कि यहाँ पे दोबारा बाल नहीं आ सकते हैं, सिर्फ वहाँ के लिए किया जाता है। लेकिन आपके जो बाकी बाल हैं वो गिरेंगे। ठीक है, उनको भी साथ साथ मेंटेन करना। बिल्कुल। अगर आपको हेयर फॉल के लिए कोई भी कह रहा है कि जी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें तो ये बिल्कुल गलत है। हेयर ट्रांसप्लांट जो शेडेड बाल हैं और जिनके कोई उम्मीद नहीं, वहाँ पे कोई फॉलिकल्स मौजूद नहीं है, वहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट पे लोगों को लगता है कि जैसे ही बाल लगाए जाएंगे ये फौरन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो शेड होते हैं, दोबारा से आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 मंथ्स लगते हैं एक अच्छा रिजल्ट आने में। इस 4 to 6 मंथ्स के अंदर भी सर्टेन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपकी कुछ ओरल मेडिकेशन शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके PRP शामिल होती हैं, क्योंकि ये इसी तरह ही है जिस तरह आपने एक पौधे को एक जगह से उठाया और दूसरी जगह पे लगाया और अब उसको फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, पानी भी देना है, बिल्कुल उसकी केयर ज़्यादा है। वो है सिर्फ 6 माह के लिए, लेकिन ये कि उसकी केयर है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अब PRP कितने इंपॉर्टेंट है और PRP क्या प्रोसेस है, मैं चाहता हूँ ज़रा नाज़रीन को आप बताइए। देखिए, PRP इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो आपके अपने ब्लड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और आमतौर पे 40 से कम जो एज के लोग हैं उनके लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप एज करते जाते हैं उसमें उतनी जान नहीं रहती है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि जब आपको कहीं पर भी चोट लगती है, जो चीज़ आपको फर्स्ट आपकी लाइन ऑफ डिफेंस है दैट इज़ प्लाज्मा, वो रिपेयर के लिए आती है। ठीक है, जहाँ पे सेल्स की रीजनरेशन की ज़रूरत है वो वहाँ पर प्लाज्मा आपका काम करता है। ठीक है, हम जिस वक्त स्कैल्प में उसको डालते हैं तो बेसिकली हम आपकी स्कैल्प की कंडीशन को और नीचे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि अगर आप बायोटिन्स के साथ करवा रहे हैं, आपको अक्सर बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जब
इसी तरह कोएक्स के पास जाते हैं, वो हमने बायोटिन डाल दिया, भाई उसकी ज़रूरत थी नहीं थी, हर बंदे को नहीं होती है। तो एवेल्युएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये जो PRP है इसके कितने सेशंस आप 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में करवा सकते हैं? इस पर भी शायद मैंने सुना था कोई नई एडवाइजरी आई है कि आपको 6 सेशन सिर्फ लेने हैं, उसके बाद आपको इसको भी रोक देना है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। देखिए, आपके इनिशियली आपके 4 से 5 सेशंस काफ़ी हैं। पहली बात ये कि पहले सेशन में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सेकंड से थर्ड में आपको फ़र्क पड़ना शुरू होता है और 4-5 तक यूजुअली मैं यही समझती हूँ 4 से 5 बिल्कुल काफ़ी होते हैं। और फिर हम गैप दे देते हैं और पेशेंट को यही सजेस्ट करते हैं कि जब आपको लगे फॉर एनी रीज़न कि अगर आपको ये लग रहा है कि जी मौसम चेंज हुआ या आपकी डाइट का कोई इशू हुआ, तो आप आएँ और एक मेंटेनेंस सेशन ले लें, फिर उसमें सीरीज रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर अरीश खालिद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे मौसम के हवाले से। हम देख रहे हैं कि पंजाब, शुमाली बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूरे ही मुल्क में इस वक्त मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो अभी स्पेल आज से शुरू हुआ है या कल रात से शुरू हुआ था, ये अब कितने दिन तक जारी रहेगा? ये दो से 3 दिन तक जारी रहेगा ये स्पेल। और इसमें जो खासकर केपी के सेंट्रल केपी के एरिया और फिर जनूबी पंजाब के कुछ एरियाज़, खासकर जो केपी के साथ लगते हैं जनूबी पंजाब के, उनमें और फिर बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला जो हैं वहाँ पर है निस्बतन किसी किसी जगह पर तेज़ स्पेल है और बेशतर जगह पर तो मॉडरेट और किसी किसी जगह पर तेज़ इस तरह का है। अगले 2 से 3 दिन कंटिन्यू रहेगा ये वक्फे से। ठीक है। और ये जो स्पेल है कितना को तगड़ा स्पेल है? इसकी वजह से सैलाब, अर्बन फ्लडिंग, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है या अभी सब नॉर्मल रहेगा? नहीं, इतना कोई बहुत ज़्यादा इसमें खदशा नहीं है अर्बन फ्लडिंग का, या कुछ इक्का दुक्का जगहों पे हो सकता है। लो लाइंग एरियाज जैसे होते हैं, तेज़ बारिश हो जाए तो पानी थोड़ी देर के लिए नशेबी इलाकों में जमा हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बड़े पैमाने पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा नहीं है इसके नतीजे में। ठीक है। और ये जो मॉनसून के अब ये स्पेल हैं, इस स्पेल के बाद कौन सा ऐसा स्पेल है जो कि हैवी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, या हर साल की तरह जो रूटीन होती है वो कौन सा स्पेल अब आएगा? देखिए, इसमें जुलाई के आखिरी हफ्ते में एक अच्छा स्पेल दिखाई देता है। अब 25-26 जुलाई के बाद जो एक शुरू होगा तो उसमें फिर जाहिर है कुछ एरियाज़ में, खासकर जो शुमाली इलाका जात होते हैं वहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग, और बड़े शहरों में अगर तेज़ स्पेल हो जाता है जैसे लाहौर में पिछले दिनों हुआ तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा उस स्पेल के नतीजे में हो सकता है। ठीक है। और अगर दरियाओं की हम सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मौजूदा दरियाओं की क्या सूरत हाल है? क्योंकि हर साल ही हम ये देखते हैं जब भी बारिशें ज़्यादा होती हैं फिर हिंदुस्तान की तरफ से भी जब पानी छोड़ दिया जाता है तो फिर दरियाओं में भी सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा सैलाब आते हैं। जी, अभी तक तो सूरत हाल एक तरह से नॉर्मल ही चल रही है। किसी भी सवाए काबुल रिवर के कुछ एरियाज़ में समझ लें कि कोई लो या मीडियम लेवल का एक तरह से, अदरवाइज़ तो नॉर्मल ही है सभी जगहों में, क्योंकि लकीली जो दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ हैं ना वहाँ पर इतना कोई बहुत हैवी स्पेल नहीं हुआ है सो फार। तो जाहिर है कि कैचमेंट एरियाज़ के ऊपर बहुत हैवी स्पेल हो जाए, 2-3 दिन तक मुसलसल रहे तो फिर ज़्यादा पानी आ जाता है दरियाओं में, तो फिर सैलाबी कैफियत हो जाती है। उस तरह की सूरत हाल फिलहाल पैदा नहीं। ठीक है। तो सरफराज साहब जी कंटिन्यू कीजिएगा। मैं कह रहा था कि उस तरह की सूरत हाल अभी दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ के ऊपर जो बहुत हैवी स्पेल कोई नहीं देखने में आया, तो लिहाजा नॉर्मल एक तरह से फ्लो चल रहा है बेशतर जगहों पर। ठीक है। और जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, अगर हम केपी साइड की भी बात करें या मज़ीद जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर मौसम की सिचुएशन कैसी रहेगी ताकि टूरिस्ट भी थोड़े से आगाह हो जाएं? देखिए जी, जो स्पेल है ना इसमें बहुत हैवी उसका मतलब तेज़ स्पेल का इतना इम्कान नहीं है अगले जो 2-3 दिन हैं, तो इसमें टूरिस्ट मेरा ख्याल है कि उसमें इतना कोई खदशा नहीं है, सेफ एंड साउंड है। हाँ, ये कि फोरकास्ट को सामने रखें और जिस वक्त कुछ हैवी स्पेल का हो कहा जा रहा हो, क्योंकि ये जो करंट स्पेल जा रहा है कोई 16 तक उस तक चलेगा, जो 20-21 तक, तो इसमें कोई बहुत हैवी स्पेल नहीं दिखाई देते, तो इस सच कोई इतना खदशा या ख़तरा नहीं है लैंड स्लाइडिंग का, या जैसे कि जो फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है उस टाइप की चीज़ नहीं है इस स्पेल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।